नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का शीर्षक है बहू कैसे बनी बेटी। बहुत ही शिक्षाप्रद व ज्ञानवर्धक कहानी है मित्रों। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। शादी शादी शादी, आप लोगों को मेरी शादी के अलावा और कुछ नहीं सूझता क्या? मेरी उम्र ही क्या है और एक छोटी सी नौकरी से कैसे चलाऊंगा अपना परिवार। आज सुबह से मेरे घर में महाभारत चल रहा था। एक तरफ थी मेरी पूरी फैमिली और दूसरी तरफ मैं अकेला। उस वक्त मैं अपने आप को अभिमन्यु से कम नहीं समझ रहा था, जो कि मेरी शादी रूपी चक्रव्यूह से निकलने का प्रयास कर रहा था। बेटा, तेरे पिताजी तुझसे भी कम पगार पर काम करके तुम चारों भाई बहनों की परवरिश की थी और तुझे सिर्फ एक बीबी का खर्चा उठाना भारी पड़ रहा है। मेरी माँ मुझे उकसाते हुए बोली, चलिए पहले मैं अपना और अपने परिवार का परिचय आपसे करवा दूं। मेरा नाम संदीप है और मैं एक मिडिल क्लास रूढ़िवादी परिवार से संबंध रखता हूं। मेरे माता पिता तो छोड़िए, मेरे दोनों बड़े भाई राजेश और महेश और मेरी एक छोटी बहन पिंकी भी इस रूढ़िवादी के शिकार हो चुके थे, क्योंकि इन तीनों की ही शादी कम उम्र में कर दी गई थी। इस घर में मैं इकलौता कुमारा मैं ही बचा था, इसलिए सबने मिलकर के मेरा भी टिकट काटने का निश्चय कर लिया था और आज सुबह से ये सब मेरा दिमाग खा रहे हैं। अभी मेरी उम्र 21 साल की है और मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन खत्म कर एक प्राइवेट क्लर्क का काम करना शुरू किया है। पगार के नाम पर सिर्फ 8500 रुपए मिलते हैं, जिससे मैं खुद अपना गुजर बसर किसी तरीके से कर पाता हूँ, क्योंकि मैं नौकरी के साथ साथ MBA की तैयारी भी कर रहा था। चूंकि मैं इस 8500 की जगह 85,000 की नौकरी करना चाहता था, लेकिन मेरे इस सपने के बीच मेरा ही परिवार खड़ा था, हाथों में वरमाला लिए, और मुझे मेरी किसी भी हालत में अभी शादी नहीं करनी थी और इसलिए आज सुबह से मेरे घर में महाभारत चल रहा था। छोटे, अभी तेरे दोनों भाई जिंदा हैं। जब तक तू सेटल नहीं हो जाता है हम तेरे और तेरी पत्नी का खर्चा उठाएंगे, बड़े भैया बहुत ही जोश में बोले। लेकिन तभी मेरी नज़र पड़ी भाभी पर, जो इशारों में बड़े भैया की क्लास ले रही थी, मानो कह रही हो कि जो भी बोलो सोच समझ करके बोलो, वरना रात को मैं कमरे में तुम्हारी खैर नहीं होगी। जैसे ही भैया की नज़र भाभी पर पड़ी और उनके इशारे को समझने के बाद वो हकलाते हुए बोले, अब मैं समझता हूँ कि मेरा छोटा भाई स्वाभिमानी है, वो कभी मेरी मदद नहीं लेगा, है ना भाई। उसके बाद वो मेरे सामने कातर दृष्टि से देखा और कान के पास फुसफुसाते हुए बोले, भाई संभाल ले, वरना तेरी भाभी मेरा वो हाल करेगी कि मुझे भी पता नहीं चलेगा। मैं उनके इस हाल पर मुस्कुरा उठा और बोला, भैया सच कह रहे हैं, भला मैं कैसे अपनी बीबी का खर्चा किसी और को उठाने को कैसे कह सकता हूँ, और वैसे भी मैं जब तक MBA खत्म नहीं कर लेता शादी नहीं करूँगा और ये मेरा अंतिम फैसला है। तभी घर में पंडित जी का आगमन होता है। इन महाशय का भी बराबर योगदान है मेरे परिवार में सभी के हाथ पीले कराने का। मन ही मन सोचा, लो बस अब इन्हीं की कमी थी, आज तो ये लोग इस अभिमन्यु का वध करके ही मानेंगे। मुझे पंडित जी के चेहरे पर हमेशा एक जबरदस्ती की मुस्कान दिखाई देती थी, शायद यही उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो। उनके कमरे में घुसते ही मेरा परिवार उनके आगे नतमस्तक हो गया और मेरे पापा ने उनसे कहा, पंडित जी लड़की की तस्वीरें लाए हैं, इसका मतलब आप लोगों ने बिना मुझसे पूछे लड़की देखना भी शुरू कर दिया है, हद है। मैं झुंझलाते हुए बोला, लेकिन मैंने देखा सब मेरी बात को अनसुना करके पंडित जी की खातिरदारी में लगे पड़े हैं। तभी पंडित जी ने अपनी पोटली से 2 तस्वीरें निकाली। मेरी माँ ने झट से दोनों तस्वीरें उनके हाथों से छीनते हुए उन तस्वीरों को मंत्रमुग्ध हो करके देखने लगी। मैंने देखा मेरी माँ की तरह मेरा परिवार ही उन तस्वीरों को देख करके उस लड़की की खूबसूरती के
पुल बांधे जा रहा था। मैं भी उत्सुकतावश तिरछी आंखों से तस्वीर को देखने का प्रयास करने लगा और जैसे ही मेरी नजर उस तस्वीर पर पड़ी मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, मानो कह रहा हो कि यही है वो जो बनेगी तुम्हारी दुल्हन। मेरी मम्मी ने झट से 500 रुपए की एक हरी पत्ती अपने खीसे से निकाली और पंडित जी की तरफ बढ़ा दिया और बोला, वाह पंडित जी, आज आप बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं। तस्वीर से भी ये लड़की किसी बड़े खानदान की लग रही है। पंडित जी मम्मी के हाथ से नोट लेते हुए अपने आदत के अनुसार झूठी हंसी हंसते हुए बोले, हे एकदम सही पहचाना आपने भाभी जी। इस लड़की के पिताजी की गिनती शहर के रईसों में ही की जाती है। उनकी 2 कपड़ों की फैक्ट्रियां हैं और सूती किस्तों का भी बिजनेस भी है। सेठ जी का नाम भद्रेश जालान और उनकी बेटी का नाम चारुलता है। अब तक मैं चुपचाप सब सुन रहा था, लेकिन पंडित जी इन सब बातों को सुन कर मुझे एक शंका हुई और उसी शंका को दूर करने के लिए मैंने पंडित जी से पूछा, जब ये लड़की इतनी ही रईस खानदान की है तो क्या ये हमसे रिश्ता करेंगे? क्योंकि हम लोग तो ठहरे मिडिल क्लास के लोग और वो तो बंगलों में रहने वाली हैं मैडम। मम्मी मुझे गुस्से में कुछ कहने ही जा रही थी कि पंडित जी मेरे प्रश्न का जवाब देते हुए बोले, बेटा इस लड़की की मां नहीं है, क्योंकि वो उनके जन्म के समय ही गुजर गई थी। मेरी बेटी की परवरिश बाप ने अकेले की है और इस लड़की के पिताजी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि उनकी बेटी का विवाह किसी जॉइंट फैमिली वाले घर में हो, जिससे कि उनकी बेटी का परिवार का प्यार मिल सके, जिससे वो अब तक अनजान थी। मेरी जिरह खत्म हो गई हो तो अब हम बातें कर लें। पापा चिढ़ते हुए बोले, सुनिए पंडित जी, हमें ये लड़की पसंद है, आप बात आगे बढ़ाइए। और एक बात, हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, इसलिए पैसे वैसे की कोई बात मत कीजिएगा। पापा ने पंडित जी से 2 टूक में अपना फैसला सुना दिया। पंडित जी भी खुशी खुशी घर में पधारे। सुबह सुबह ही 500 की बोहनी हो गई थी और साथ ही इतना बड़ा रिश्ता भी तय हो गया था। कुछ दिनों बाद ही पंडित जी को फोन आया कि लड़की के पिताजी और लड़की आप लोगों से मिलना चाहते हैं। मीटिंग फिक्स हुई। एक मारवाड़ी रेस्टोरेंट में चारुलता के पिताजी ने पूरा एक केबिन ही बुक कर लिया था, जिसमें मेरा पूरा 9 लोगों का परिवार और उनकी लड़की के अलावा और कोई नहीं था। चारुलता फोटो में जितनी सुंदर लग रही थी उससे कहीं ज्यादा वो रियल में सुंदर थी। इतने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद वो काफी सिंपल लग रही थी। उसने एक पीले रंग की सलवार कमीज पहने हुई, गोरा बेदाग चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक लट जिसे वो बार बार पकड़ करके अपने कानों के पीछे कर रही थी, लेकिन वो बार बार उसके चेहरे पर आ जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती में और 4 चांद लग रहे थे। आते ही उसने मेरे सभी परिवार वालों के पैर छुए और खुद आगे बढ़ करके मेरी भाभियों की खाना परोसने में मदद कर रही थी। मेरी दोनों भाभियां तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उन्हें एक देवरानी मिलने वाली थी, वो भी इस तरह की गाय जैसी देवरानी जो कि इस जमाने में मिलना मुश्किल था। तभी चारू के पापा ने मुझसे पूछा, बेटा अभी क्या काम करते हो? मैं कुछ बोलता उससे पहले ही पापा बीच में बोल पड़े, अभी MBA कर रहा है और खुद के खर्चे के लिए एक टाइम पास जॉब भी कर रहा है। मैंने सोचा अब तो गई भैंस पानी में। भला कौन सा रईस बाप चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी किसी पार्ट टाइम जॉब करने वाले से हो, लेकिन हुआ बिल्कुल ऐसे सोच से विपरीत। चारू के पापा ने कहा, भाई ये तो अच्छी बात है कि लड़का पढ़ाई के साथ साथ अपनी खुद की जिम्मेदारी भी उठा रहा है। मैं बैठा बैठा सिर्फ यही सोच रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे पापा और चारू के पापा आंखों ही आंखों में इशारा करके एक दूसरे को कुछ समझा रहे थे, और उसके तुरंत बाद वे दोनों एक साथ मुझे और चारू को बोले, सुनो एक काम करो, तुम दोनों टेरिस पर चले जाओ और आपस में बात कर लो, क्योंकि आखिरकार जीवन तो तुम दोनों को ही बिताना है एक साथ। मैंने देखा चारू उतना कहते ही उठ करके खड़ी हो गई और मेरे सामने खड़ी होकर की बोली, चलें? चारू की स्पीड देख मेरे परिवार वालों का मुंह खुला का खुला रह गया। वो मेरे आगे चल रही थी और मैं भी शर्माते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन ये क्या, मैंने देखा कि टेरिस पर पहुंचते ही उसकी चाल बिल्कुल बदल गई थी, क्योंकि अब तक
वो एक सिंपल लड़की की तरह शर्मा शर्मा करके चल रही थी, लेकिन टेरिस पर पहुंचते ही वो बिंदास कैटवॉक करके चल रही थी और कैटवॉक करते हुए एकदम से मेरे पास में आ गई और बोली, डू यू हैव सेक्स बिफोर? जिंदगी में पहली बार किसी को पहचानने में गलती कर गया था, क्योंकि अब तक जिसे मैं एक सभ्य, सुशील और साधारण लड़की समझ रहा था, वो तो एक मॉडर्न ख्यालों वाली कूल ड्यूड निकली। उसने मेरे सॉक्स खाए चेहरे के सामने हाथों को हिलाते हुए कहा, क्या हुआ? सिर्फ एक सवाल ही तो पूछा था, इसमें क्या बड़ी बात थी जो तुम इतना चौंक रहे हो? देव जी आपसे सीधे तुम पर आ गई थी। मैंने भी लाज का गहना साइड में रखा और बोला, साग तुम्हारे सवालों से नहीं, तुम्हारे इस बदले हुए अंदाज से लगा था। खैर छोड़िए, आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। नहीं, मैंने आज तक किसी भी लड़की के साथ सेक्स नहीं किया है। आई एम स्टिल ए वर्जिन। वो मुंह पे हाथ रख करके हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, ही ताजुब है, तुम तो दिखने में भी अच्छे लगते हो और तुम्हारी बॉडी भी एथलीट टाइप की है। भला ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ना हो? देखिए चारू मैडम जी, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। मेरे लाइफ में मुझे अभी किसी लड़की की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी लड़की की वजह से मैं अपने उद्देश्य से भटक जाऊं। मैंने चारू को दो टूक में जवाब दे दिया। ओहो, पापा बोल रहे थे कि तुम एमबीए की तैयारी कर रहे हो। इट्स वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर गोल्स, चारू बोली। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि नीचे मेरे परिवार के सामने तुम ये सीधी और संस्कारी बनने का नाटक क्यों कर रही थी। और तुम्हारे पापा जब इतने रईस हैं और तुम भी इतनी मॉडर्न हो, तो तुम लोगों ने मेरा परिवार को कैसे चुन लिया, जो ना तो तुम्हारे जितना मॉडर्न है और ना ही तुम्हारी पापा जितनी हैसियत है हमारी। मैंने अपने मन में उठ रहे सारे सवालों को एक साथ चारू के सामने रख दिया। चारू मेरे सारे सवालों को सुन कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर बोली, ये सच है कि मेरे पापा तुम्हारे परिवार की हैसियत से कई गुना ऊपर हैं, और ये भी सच है कि मैं एक मॉडर्न ख्याल वाली लड़की हूँ। लेकिन इसी के साथ ये भी बहुत सच है कि ये रिश्ता मैंने खुद पसंद किया था, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे इस बड़ी और जॉइंट फैमिली का हिस्सा बनना चाहती हूँ। बचपन में ही माँ के गुजर जाने के बाद मैंने अपना ज़्यादातर वक्त सिर्फ एक परिवार की कल्पना में ही बिताया है। मेरे पापा अक्सर अपने काम में व्यस्त रहते थे, जिसकी वजह से मेरा पूरा बचपना आया और नौकरों के साथ ही गुजरा है। थोड़ी बड़ी हुई तो पापा ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डलवा दिया। वहाँ मैं अक्सर दूसरे बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में अपने परिवारजनों से मिलते हुए देखती थी और मन ही मन सोचती थी कि काश मेरा भी ऐसा ही एक परिवार होता। चारू ने अपने पूरे मन के गुबार को मेरे सामने रख दिया था। उसका किसी परिवार के प्रति इतना लगाव देख करके मेरा भी दिल भर आया। मैंने मन ही मन सोचा कि सही कहा गया है कि एक परिवार की अहमियत वही समझ सकता है जिसके पास कोई परिवार ना हो, वरना आजकल कौन लड़की चाहती है उसकी शादी किसी जॉइंट फैमिली में हो। आज की युवा पीढ़ी तो सिर्फ छोटा परिवार, सुखी परिवार की ही रट लगाता है। यहाँ तक कि बेटी के माँ बाप भी शादी से पहले ये देखते हैं कि लड़का का परिवार कहीं बड़ा तो नहीं है, और अगर बड़ा हो तो बेटी को ऐसी पट्टी पढ़ाकर भेजते हैं कि कुछ ही सालों में 12 लोगों का एक परिवार 3-4 लोगों के परिवार में बदल जाता है। चारू फिर से मेरे चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, हेलो, फिर से कहाँ खो गए? मैं अपने ख्यालों से निकल के चारू से बोला, नहीं, कहीं नहीं, और एक बात, तुम्हें मुझसे कुछ और सवाल पूछने हैं तो अभी पूछ लो और मुझे ठोंक बजा के अपनी तसल्ली कर लो, वरना नीचे जो लोग हैं वो तो सिर्फ मेरे सर पे सेहरा और तुम्हारे सर पे शादी का जोड़ा देखने को उत्सुक बैठे हैं। वो हंसते हुए बोली, तुम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हो। यू हैव ए नाइस सेंस ऑफ द ह्यूमर्स। और क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना है? मैंने 2 टूक में उससे कहा, तुम पहली लड़की हो जिसने मैंने आज इतनी देर बात की है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या पूछूं। लेकिन एक बात जरूर है जो मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम थोड़ी सी नकचढ़ी जरूर हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है, जो आजकल बहुत ही कम लोगों के पास होता है।
और एक बात, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। चारू को मिलने से पहले तक मैंने यही तय किया था कि मैं अपने एमबीए के बाद ही शादी का सेहरा अपने सर पर रखूंगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मेरे और चारू की शादी वाले प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने से दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मेरी भाभियां तो जैसे खुशी से झूम रही थी, लेकिन मुझे उन दोनों पर बड़ी दया आ रही थी, क्योंकि वो जिसे गाय समझ रही थी वो असल में शेरनी थी। भगवान ही इन दोनों को चारू के कहर से बचा पाएंगे। अब तो अगले ही दिन मेरी पूरी फैमिली को चारू के पापा ने अपने घर दावत पर आने का निमंत्रण दिया, क्योंकि वो लगे हाथ सगाई और शादी की डेट फिक्स करना चाह रहे थे। अगले दिन मैंने देखा कि मेरा पूरा परिवार सुबह से ही खुद को स्टैंडर्ड दिखाने की रेस में लगा हुआ था। दोनों भैया ने अपने शादी वाले ब्लेजर्स निकाल लिए, लेकिन तोंद बढ़ जाने की वजह से वो किसी तरह से उसे अपने फूले हुए जिस्म पर चढ़ा पाए। दोनों भाभियों का तो श्रृंगार ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जब 2 घंटे बाद वो अपने कमरे से सज धज के निकली तो लगा कि मानो सामने साक्षात देवी लक्ष्मी पूरे गहनों से लदी खड़ी हैं। इस मामले में मेरे पापा मम्मी ठीक निकले। वो हर साल दिवाली में पहनने वाले अपने कपड़े में ही जंच रहे थे। मैं भी अपने कैजुअल ड्रेस में ही था। वैसे भी मेरा मानना है कि इंसान की खूबसूरती उसके कपड़ों से नहीं, उसकी सेहत से झलकती है, जिसमें कि मेरा कोई मुकाबला नहीं था। मेरे बड़े भैया अपने दोस्त से एक बड़ी सी इनोवा एक रात के लिए उधार ले ली थी, क्योंकि उन्हें भी झूठा दिखावा जो दिखाना था। करीब 3 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम सपरिवार चारू के पापा वाले लोकेशन पर पहुंचे। पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। हमने देखा कि हमारी गाड़ी एक बड़े से सफेद बंगले के सामने रुकी। तभी दरबान ने मेन गेट का दरवाजा खोलकर हमारी गाड़ी को अंदर करने का इशारा करता है। गाड़ी के अंदर घुसते ही 2-3 सफेद बेदाग कपड़े पहने नौकर तुरंत गाड़ी के गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं और हम पर फूल बरसा करके हमारा स्वागत करने लगते हैं। उनमें से ही एक बड़े भैया से गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी बंगलों के नीचे बने पार्किंग में ले जाकर के खड़ी करता है। मैंने देखा कि मेरे घर वाले चारू के पापा की रईसी की चकाचौंध में खो से गए थे। सब लोग सेठ जी की ठाट बाट की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे, लेकिन मैं खुद को बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। मैंने देखा कि चारू के पापा और चारू दोनों ही घर के दरवाजे पर हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। चारू ने आज एक लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी और सच कहूँ तो वो आज बला की खूबसूरत लग रही थी। चारू के पापा हम सबको लेकर बंगले में अंदर लेकर जाते हैं। अंदर से ये बंगला और भी खूबसूरत लग रहा था। ऐसा बंगला तो मैंने आज तक सिर्फ फिल्मों में ही देख पाया था। मैंने देखा कि मेरे परिवार वाले भी मुंह फाड़े बंगले के दर्शन में व्यस्त थे। तभी चारू के पापा ने सबको सोफे पर बैठाने का आग्रह किया और उसी के साथ 2-3 और नौकर हाथों में शरबत और स्नैक्स लिए हमारे सामने खड़े हो गए और सबको शरबत और स्नैक्स सर्व करने लगे। तभी मेरी नज़र दूर कोने में बैठे पंडित जी की तरफ गई। पंडित जी के सामने 3 थालियों में दुनिया भर के पकवान रखे हुए थे और पंडित जी कुछ पकवान खा रहे थे तो कुछ अपनी झोली में डाले जा रहे। कुछ देर बाद मेरी बहन, भाभी और माँ को लेकर चारू ऊपर अपने कमरे में चली गई और उधर मेरे पापा और भैया चारू के पापा से सगाई और शादी के लिए क्या क्या इंतजाम करना होगा उसकी तैयारियां, उसके लिए विचार विमर्श कर रहे थे। अकेला मैं ही था जो चुपचाप सिर्फ बैठा बैठा इस बड़े से बंगले में एक बिन माँ की बच्ची के रहने की कल्पना कर रहा था, क्योंकि घर जितना ही बड़ा होता है उसमें रहने वाले लोग उतने ही अकेले हो जाते हैं। मैंने आज तक चारू के पापा की तरह जमीन से जुड़ा हुआ अमीर नहीं देखा था, क्योंकि मैंने तो अब तक यही सुना था कि दौलत अक्सर लोगों के मिजाज बिगाड़ देती है। तभी चारू के पापा ने पंडित जी को इशारे से बुलाया और उनसे सगाई और शादी का शुभ मुहूर्त निकालने को कहा। उधर भाभी, बहन और माँ भी चारू के कमरे से नीचे हाल में आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे घर के औरतों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिख रहा था, मानो अभी अभी वो कुबेर का खजाना देख के आई हैं। पंडित जी ने सगाई और शादी की डेट फिक्स कर दी थी, जो कि इसी महीने के आखिरी सप्ताह की थी। चारू के पापा ने पंडित जी को 15,000 रुपए दक्षिणा के साथ विदा किया और मेरे पापा से बोले, देखिए रात काफ़ी हो गई है, मैं तो गुजारिश करता हूँ कि आज की रात
आप हमारे घर पे ही रुक जाइए, क्योंकि देर रात का लंबा सफर करना सही नहीं रहेगा। मेरे पापा भी थोड़ा नानुकुर करने के बाद चारू के पापा की बात मान गए। तभी फिर से 3-4 नौकर हम सबके पास आए और सबको बंगले में बने अलग अलग कमरों में लेकर के जाने लगे। तभी मैंने देखा कि चारू पता नहीं कब मेरे पास आकर के खड़ी हो गई थी और सबसे नजर चुरा करके उसने मेरे हाथ में एक पर्ची पकड़ा दी और फिर तुरंत सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं तब तक उसे देखता रहा जब तक वो कमरे में ना चली गई, और उसके कमरे में घुसते ही मैंने सबसे छुपकर वो पर्ची निकाली और देखा उसमें लिखा था, कम टू माई रूम इन मिडनाइट, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। मुझे चारू का कैरेक्टर ही समझ में नहीं आ पा रहा था। कभी तो वो एक मासूम सी बच्ची की तरह बर्ताव करती और कभी कभी वो एक डिस्को और पब में जाने वाली उन मॉडर्न लड़कियों की तरह बन जाती जो अपने पास खड़े किसी भी लड़के को बिना किसी झिझक के फ्रेंड जोन कर देती थी। रात के 9 बजने जा रहे हैं। मैंने मेरे रूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनी। एक पल के लिए मैं सहम सा गया कि कहीं ये चारू तो नहीं है। क्या इसे रात होने तक का भी सब्र नहीं है जो 9 बजे ही मेरे रूम में चली आई। मैं वैसे ही बड़बड़ाते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाजे पर एक नौकर खड़ा था और वो मुझे नीचे डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बुलाने आया था। मैंने चैन की सांस ली और उससे कहा कि वो चले जाएं, मैं 2 मिनट में आता हूँ। 2 मिनट बाद मैं डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर मानो 56 भोग सजे हों। टेबल पर कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहां पर कोई डिश नहीं रखी हो। चारू के पापा बीच वाली कुर्सी पर बैठे थे और बाकी के लोग अपनी अपनी जोड़ियों के साथ बैठे थे। मैं अपनी मम्मी के पास अकेला बैठा था। मैंने देखा चारू खुद मेरे परिवार वालों को अपने हाथ से खाना परोस रही थी। मेरी मम्मी को ये अच्छा ना लगा। उसने चारू का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बैठ कर खाना खाओ, मैं खाना परोस देती हूँ। मैं बाद में खा लूंगी, क्योंकि मुझे अपने घर में भी सबके बाद में ही खाना खाने की आदत है। मैंने देखा कि चारू की आंखें खुशी से चमक उठी, मानो जिस चीज की बरसों से वो सिर्फ कल्पना करती आई थी वो उसे आज नसीब हुआ हो। तभी चारू के पापा बोले, नहीं नहीं भाभी जी, आप बैठिए, खाना नौकर परोस देंगे, आप हमारी मेहमान हैं, हम आपसे कैसे ये सब करवा सकते हैं। रामू काका, आप सभी मेहमानों को खाना परोस दीजिए। मेरी माँ भी जिद्दी थी। वो बोली, माफ़ कीजिएगा भाई साहब, खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है और मैं ये पुण्य खुद कमाना चाहती हूँ। ये सौभाग्य मैं आपके नौकरों को क्यों दूँ। इतना कहकर मेरी माँ सबसे पहले चारू के पापा को ही खाना परोसने चली गई। चारू के पापा के लाख मना करने के बाद भी माँ ने पहले तो उनको खाना परोसा और फिर बारी बारी से सबको खाना परोसा और सबके खाना खा लेने के बाद ही वो बैठी। मेरे पापा बोले, भाई साहब माफ़ कीजिएगा अगर मेरी पत्नी की किसी भी हरकत से आपको बुरा लगा हो तो, क्योंकि वो ऐसी ही है, हमारे घर में भी सिर्फ उसी की चलती है। अरे नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये देख कर कि मेरी बेटी ऐसी ही घर में ब्याहने जा रही है जहां उसे ऐसी माँ जैसी सास मिलेंगी और शायद वो शादी के बाद अपनी माँ के सुख की कमी को पूरा कर पाएगी जिससे वो इतने वर्षों से वंचित रही है। खुशी खुशी चारू के पापा मेरे पापा से बोले। मैं और बाकी सब खाना खा करके वापस अपने अपने कमरों की तरफ जा रहे थे कि मैंने देखा कि माँ सबको खिलाने के बाद अभी डाइनिंग टेबल पर खुद ही अपने लिए खाना निकाल रही थी कि तभी चारू के पापा और चारू दोनों ही उनके कंधे पर हाथ रख करके उन्हें कुर्सी पर बिठा देते हैं और वो दोनों खुद उनका खाना परोसने लगते हैं। इस बार मैंने चारू के पापा की जिद देखी थी, जो मेरी माँ के लाख मना करने पर भी माँ को खाना परोसे जा रहे थे और खाना परोसते हुए बोले, भाभी जी सारा पुण्य आप अकेले अकेले ही ले लेंगी, कुछ पुण्य तो हम बाप बेटी को भी लेने दीजिए। हाँ हाँ, मुझ समेत मेरे बाकी के सारे घर वाले इस मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे थे और उसके बाद तो सब वापस डाइनिंग टेबल की तरफ मुड़ करके चले गए और इस बार पूरा परिवार ही माँ की आवभगत से जुड़ गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा परिवार जो बरसों से खुद अधूरा था वो आज मेरे परिवार को परिवार का सही मतलब समझा जाएगा। सब लोग आज पेट भर नहीं बल्कि आत्म तृप्ति के साथ ही डाइनिंग टेबल से उठे थे। मैंने देखा कि आज मुझ समेत बाकी के सभी के मुख पर एक आत्म संतोष था।
सब वापस अपने अपने कमरों की तरफ जाने लगे। मैं सबसे पीछे पीछे चल रहा था कि तभी चारू पीछे से मेरी बाहों में चिरकोटी काटते हुए फुसफुसाते हुए बोली, याद है ना, आज रात को तुम्हें मेरे कमरे में आना होगा, वरना मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी, समझे बच्चों। मैं इन सब चीजों में तो उस पर्ची के बारे में भूल ही गया था, लेकिन ये चारू तो हाथ धो करके मेरे पीछे पड़ी है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज तो ये मेरी वर्जिनिटी तोड़वा के ही मानेगी। मैं अपने कमरे में बिस्तर पे लेटे लेटे सिर्फ करवटें बदल रहा था, क्योंकि मेरा मन तो भांत भांत के आशंकाओं से घिरा हुआ था। अगर गलती से किसी ने मुझे चारू के कमरे में देख लिया तो बरसों की बनाई हुई इज्जत धूल में मिल जाएगी और बदनामी होगी अलग से। अंत में मैंने निश्चय कर लिया कि मैं चारू के कमरे में नहीं जाऊंगा और अपने कमरे का दरवाजा भी लॉक करके सोऊंगा। देखता हूँ कि कैसे वो मेरे कमरे में आती है और मैं बिस्तर से उठकर तुरंत कमरे का लॉक कर देता हूँ और चाबी अपने तकिए के नीचे रख लेता हूँ। उसके बाद करवटें बदलते बदलते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। अचानक रात को मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल में कोई सोया हुआ है। मैं अर्धनिंद अवस्था में ही पलट कर देखता हूँ और मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं उससे दबे स्वर में बरसते हुए बोला, चारू तुम अंदर कैसे आई? मैंने तो अंदर से दरवाजा लॉक किया हुआ था। वो मुझ पर झपटते हुए बोली, पहले एक किस दो तब बताऊंगी। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। अगर गलती से भी किसी को पता चल गया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं अपने ही कसमकस में खोया था कि उसने झट से मुझे किस कर लिया और बोली, तुम ना कोई काम के नहीं हो, लगता है शादी के बाद मुझे ही तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। मैं उसे बांह से पकड़कर कमरे से बाहर लेकर जाते हुए बोला, ठीक है मैडम जी, मैं आपसे शादी के बाद सब कुछ सीख लूंगा, अब आप जाइए प्लीज। अच्छा, तो तुम्हें ये नहीं जानना है कि मैं अंदर कैसे आई? उसने शरारत भरे अंदाज में पूछा। जानना तो मैं चाहता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैंने इससे कुछ भी पूछा तो ये तो आज मेरा चीरहरण करके ही जाएगी। इसलिए मैंने समझदारी दिखाते हुए बोला कि नहीं मैडम जी, मुझे कुछ भी नहीं जानना है, आप बस मुझे माफ़ कीजिए और मेरे कमरे से प्रस्थान कीजिए। फिर मैंने किसी तरह से उस आफत की पुड़िया को कमरे से बाहर निकाला और फिर से बेड पर सोने चला गया। लेकिन आज मेरे आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि मेरे आंखों में तो आज सिर्फ चारू का वो शरारती इस्माइल वाला चेहरा बसा था। ऐसा नहीं था कि मुझे चारू की हरकतें पसंद नहीं थी, बस मुझे वो थोड़ी सी ज्यादा ही मॉडर्न और खुले विचारों की लगती है। वरना कौन सी लड़की होगी जो कि किसी लड़के से सिर्फ 2 ही मुलाकात में बेड तक पहुंच जाएगी। अगले दिन हम सुबह ही घर वापसी के लिए तैयार होने लगे। चारू के पापा और चारू खुद हमें पूरे आदर सत्कार के साथ हमें बाहर गाड़ी तक छोड़ने आए थे। घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई थी। पापा और भैया तो घर पहुंचते ही मेरी और चारू की सगाई की तैयारी में जुट गए। तभी मेरे मोबाइल पे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया तो मुझे एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। वो चारू थी। वो बोली, घर पहुंच गए मेरे फ्यूचर हस्बैंड। मैं चौंकते हुए बोला, मेरा नंबर कैसे मिला? वो शरारत भरे लफ्जों में बोली, वैसे ही जैसे कल रात में मैं तुम्हारे बंद कमरे में आ गई थी। तुम मुझे बहुत ही कम आंकते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मैं बहुत ही पहुंची हुई चीज़ हूँ। कल जब मैं तुम्हारी भाभीियों और मम्मी को लेकर के अपने कमरे में जा रही थी, तभी मैंने चुपके से उनके मोबाइल से तुम्हारा नंबर ले लिया था। और वो कल रात तुम मेरे कमरे में कैसे आ गई? मैंने हकलाते हुए पूछा। वो हंसते हुए बोली, वो तो पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी। मैंने रामू काका से बोल करके जानबूझ के तुम्हें वो वाला कमरा दिलवाया था, क्योंकि उस कमरे की 2 चाबियां थी। एक चाबी को उन्होंने तुम्हें दे दिया और दूसरी चाबी को मैंने अपने पास रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम 1 नंबर के फट्टू हो और तुम कभी भी मेरे कमरे में नहीं आओगे। उसके बाद वो कुछ और कहने जा रही थी कि तभी मेरी माँ ने मुझे बुलाया और मैंने चारू को बाय बाय बोल करके फ़ोन कट कर दिया। उस दिन के बाद तो वो रोज़ मुझे सुबह शाम फ़ोन करती। मुझे भी उसके साथ बात करने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती थी। एक बार तो बड़े भैया भाभी ने मुझे चारू से बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था और उसके बाद ये बात मेरे पूरे परिवार वालों को पता चल गई और उस दिन से तो मेरी खूब खिंचाई होने लगी। परिवार वाले मेरी खिंचाई करते हुए कहते, जब शादी के लिए बोल रहे थे
तब बहुत ज्ञान बांट रहा था, अब देखो खुद फोन पे दिन रात लगा हुआ है। इस तरह बातों मुलाकातों में सगाई का दिन आ गया। मेरे भाइयों ने मेरे मना करने के बावजूद खुद के पैसे से मेरे लिए सगाई की अंगूठी और एक शेरवानी खरीदी थी। मेरी सगाई के लिए चारू के पापा ने एक आलीशान मैरिज हॉल बुक किया था और लगभग वही सारे खर्चे भी उठा रहे थे। मुझे ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं उन्हें इस बारे में कुछ भी कहूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बातों को किस तरह से लेंगे, इसलिए मैं चुप ही रहा। मैंने देखा कि हाल पूरा का पूरा रईसों और पैसे वालों से भरा हुआ था। मॉडर्न औरतें महंगे महंगे सनग्लास लगा करके और ढेर सारा मेकअप करके फिर से जवान बनने की कोशिश में लगी हुई थी। मुझे मेरा परिवार इन अमीरों से ऐसा लग रहा था जैसे कि शेरों के झुंड में कुछ बकरियां फंस गई हों। मैं और चारू स्टेज पर थे और लोग आ करके हमें सगाई की बधाई और महंगे गिफ्ट दे रहे थे। मैंने देखा कि मेरी भाभियों की नज़र तो आए हुए गिफ्टों में से सिर्फ गहने के डिब्बों पर थी। मेरे पापा और मम्मी इन मामलों में बिल्कुल साफ सुथरे थे। मैंने उन्हें भी अपनी तरह ही एक आयोजन में असफल महसूस करते हुए देखा। मैंने तो कुछ रईस लोगों को हमें देखकर मुंह बनाते हुए भी देखा था, लेकिन मैं उनके इस व्यवहार को अनदेखा कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि उन्हें ये रिश्ता बेमेल लग रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से शादी सिर्फ दो समान औकात के लोगों में होनी चाहिए। तभी स्टेज पर कुछ लड़कियां चढ़ आई। वे लोग कपड़े के नाम पर चिथड़े लपेट कर आई थी। मैंने देखा मेरे पापा तो उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। चारू ने उन लड़कियों से मुझे परिचय करवाया और बताया कि ये सब उसकी सहेलियां हैं। मैं झूठी स्माइल करते हुए उनसे मिला, लेकिन मन ही मन मुझे उन लड़कियों और चारू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद रिंग सेरेमनी भी स्टार्ट हो गई। मेहमानों के हुजूम ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था और बीच में हम दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े एक दूसरे को रिंग पहना रहे थे। रिंग सेरेमनी खत्म होते ही एक एक करके सारे मेहमान वापस जाने लगे। सारा आयोजन खत्म होते होते रात हो गई थी। अब हाल में सिर्फ मेरा परिवार और चारू के पापा और उसकी कुछ सहेलियां रह गए थे। तभी उसकी सहेलियों में से एक लड़की आई और मुझसे लिपट करके सेल्फी लेने लगी, लेकिन मैंने देखा कि वो सेल्फी लेते वक्त कुछ ज़्यादा ही चिपक रही थी। कुछ देर तक तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मैंने देखा कि जब उसके हाथ मेरे कमर तक जा पहुंचे, मैंने उसके हाथ को कमर से उधर से पकड़ लिया और उसके हाथ को उसे झटकते हुए खुद से अलग कर दिया। उसे मुझसे ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। वो गुस्से में तमतमाते हुए बोली, हाउ डे यू, डोंट यू नाउ हाउ टू हैंडल ए गर्ल। मैं उससे उसका जवाब देने ही जा रहा था कि तभी वहां चारू आ गई। उसने उस लड़की को खींच के एक थप्पड़ रसीद कर दी और बोली, ही नाउ वेरी विल हाउ टू हैंडल ए गर्ल बट थिंक्स यू डोंट नाउ हाउ टू बिहेव विथ ए मैरिड मैन। चारू की इस तरह एटीट्यूड को देख करके मेरा सीना गर्व से फूल गया था। एक बार फिर से चारू को समझने में गलती कर गया था मैं। बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि जोड़ियां तो ऊपर से ही बन के आती हैं, लेकिन मुझे लगता था कि ये रिश्ता ऊपर वाले ने नहीं बल्कि नीचे वालों ने बनाई थी, क्योंकि मेरे और चारू में कुछ भी समानता नहीं थी। मैं शांत स्वभाव का हूँ और वो चंचल। मैं कम बोलता हूँ और वो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। वो अमीर है और मैं मध्यम वर्ग का हूँ। वो मॉडर्न है और मैं सिंपल हूँ। वो खास है तो मैं साधारण हूँ। लेकिन कभी कभी लगता है कि इतनी असमानताएं होने के बावजूद हम एक दूसरे को पसंद करते थे। सगाई में जो भी हुआ, उसके बाद मेरे पापा ने चारू के पापा से निवेदन किया कि अगर उन्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम ये शादी सिंपल तरीके से करना चाहते हैं। चारू के पापा हाथ जोड़ करके बोले, देखिए सगाई में जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन चारू मेरी इकलौती बेटी है और मुझे आप मेरी इकलौती बेटी की शादी धूमधाम से करने का सुख मत छीनिए। मेरे पापा चारू के पापा के हाथ पकड़ करके बोले, माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए ये भूल गया कि एक बाप की सबसे बड़ी खुशी वही होती है जब वो पूरे धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह करवाता है, क्योंकि मैं भी तो एक बेटी का बाप हूँ। उसके बाद दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट गए।
मेरी माँ और भाभियाँ चारू के लिए साड़ियाँ खरीदने में व्यस्त हो गई। उधर मेरे पापा और भैया भी शादी की अन्य तैयारियों में व्यस्त हो गए। दिन बीता, मैंने अपने परिवार और चंद रिश्तेदारों के साथ चारू के घर बारात लेकर के निकल पड़ा। मैं एक घोड़े पर सवार था, मेरे आगे आगे मेरा परिवार चल रहा था। ये लोग खुशी खुशी नाचे गा रहे थे। नाचते गाते हम सब चारू के बंगले के करीब पहुंच गए। चारू का बंगला चारों तरफ से रंग बिरंगी रोशनियों से घिरा हुआ था। रात के वक्त में भी ऐसा लग रहा था कि मानो बंगले के ऊपर अभी भी सूर्य भगवान खड़े हों और बंगले को रोशन कर रहे हों। बंगले के बाहर महंगी महंगी गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। बड़े बड़े लोग अपने हाथों में बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर के अपने अपने गाड़ियों से उतर रहे थे। बंगले के गेट पर चारू के पापा और उनके कुछ रिश्तेदार खड़े होकर के हमारे स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। और जैसे ही मैं घोड़े से उतरा, वो लोग फूल मालाओं से मेरा और मेरे परिवार का स्वागत करने लगे। वो हमें आदर समेत स्टेज तक लेकर गए और मुझे दूल्हे वाले आसन पर बिठा दिया गया। और तभी मैंने देखा कि चारू शादी के जोड़े में और खूबसूरत गहने पहने अपनी सहेलियों के साथ स्टेज पर आ रही थी। शादी के जोड़े में उसकी खूबसूरती निखर करके बाहर आ रही थी। मैं उसकी खूबसूरती में ऐसा खोया कि भूल ही गया कि सब लोग मेरे खुले हुए मुंह को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। चारू मुझे उसे इस तरह से देख शर्मा गई और मैं भी झेंप गया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि कमाल है कि ये मैडम भी शर्माती हैं। वो मेरे पास वाले आसन पर आकर के बैठ गई। हम दोनों एक दूसरे को तिरछी नजरों से देख रहे थे और जब कभी हमारी नज़र एक दूसरे से मिलती तो हम दोनों ही शर्मा जाते। उसके बाद मेरे भैया और चारू के एक दूर के चाचा जी हम हाथों में वरमाला लिए स्टेज पर पहुंचे। और जैसा कि हर शादी में वरमाला के वक्त होता है, मेरे भैया और चारू के चाचा जी में कंपटीशन छिड़ गया वरमाला ना पहनने देने का। कभी मेरे भैया मुझे ऊपर उठा लेते तो कभी चारू के चाचा चारू को। लेकिन सच कहूं तो मुझे ये सारे शोआफ बिल्कुल पसंद नहीं थे। लेकिन मैं किसी की खुशियों में किरकिरी नहीं करना चाहता था, इसलिए उनके द्वारा किए गए हर रस्मों को हंसी खुशी निभा रहा था। आखिरकार हम दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना देते हैं। वरमाला गले में पड़ते ही चारू की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। मैंने चारू को इतना खुश आज तक नहीं देखा था। उसके बाद बारी आती है कि लोगों का आकर के हमें आशीर्वाद और गिफ्ट्स देने का और हमारे साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने का। इस दौरान खड़े खड़े मुझे भूख लगने लगी थी। मैंने देखा कि चारू का भी वही हाल था जो मेरा था, क्योंकि वो भी रह रह करके अपने पेट पर हाथ रख रही थी। वरमाला की रस्म खत्म होते होते 3 घंटे बीत गए और जैसे ही वरमाला की रस्म खत्म हुई, सब सीधे बूफे की तरफ टूट पड़े। और उधर मैं और चारू स्टेज पर बैठे सभी की ललचाई नजरों से खाना खाते हुए देख रहे थे। लेकिन सब खुशियों में इतने मगन हो गए थे कि किसी ने मुझे और चारू को खाने को पूछा ही नहीं। मैंने चारू की तरफ देखा, वो पेट की तरफ इशारा करके बोली, मुझे पता होता कि शादी में इतना तामझाम होगा तो मैं पहले से ही भरपेट खा लेती। लेकिन अभी किसी को कह भी नहीं सकते हैं कि भूख के मारे पेट में मरोड़ उठ रही है। मैं भी किसी से कुछ कहने में ऑकवर्ड महसूस कर रहा था, क्योंकि अगर किसी से खाना के बारे में पूछ लिया तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तभी मेरी नज़र मेरी माँ पर पड़ी, जो कब से मुझे और चारू को दूर बैठी देख रही थी। उसके बाद वो अपने जगह से उठी और कहीं चली गई। मैंने सोचा कि एक माँ ही थी जिसे मैं बोल पाता, वो भी पता नहीं कहाँ चली गई, क्योंकि मुझे बाकी के परिवार गण से तो कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो लोग तो नाचने गाने में व्यस्त थे। तभी मुझे खाने की बहुत बढ़िया सुगंध आई। मैं सुगंध की दिशा में पीछे देखा तो वहाँ माँ अपने हाथ में 2 खाने की प्लेट लिए स्टेज के पीछे खड़ी थी। तभी चारू ने पीछे मुड़ करके देखा और माँ ने हम दोनों को ही स्टेज के पीछे आने का इशारा किया। हम दोनों ही लोगों की नज़रों से बचते हुए स्टेज के पीछे चले गए और वहां हमने जल्दी जल्दी 2-3 पूरियां खा के अपनी भूख शांत की और वापस आकर के स्टेज पर बैठ गए। तभी मेरी माँ स्टेज पर आई और चारू के कान में आकर के कुछ कहा और बोलकर मेहमानों के पास वापस जाने लगी। उनके जाते ही मैंने चारू को भावुक होते हुए देखा। मैंने चारू से फुसफुसाते हुए पूछा, माँ ने तुमसे क्या कहा जो तुम इतनी भावुक हो गई? चारू ने भरे गले से कहा। वो बोली कि अगर अब भूख लगे तो बेझिझक बोल देना, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी, क्योंकि भूख लगने पर इंसान अपनी खुशियों को महसूस नहीं कर सकता है और ये तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है।
मुझे तुम कभी भी अपनी सास मत समझना, बल्कि यही समझना कि तुम्हारी वो माँ वापस आ गई हैं जो बरसों पहले तुम्हें छोड़ करके गई थी। इतना कहकर चारू चुप हो गई और हम दोनों माँ को जाते हुए देख गर्व महसूस कर रहे थे कि इतनी भीड़ में भी माँ को हम दोनों की तकलीफ का पता चल गया था। उसके बाद मैं और चारू सभी परिवार वालों के समक्ष यज्ञ भेदी पर 7 फेरे लेकर के एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम लेते हुए और इसी तरह संपन्न होता है मेरा और चारू का शुभ विवाह। मेरे दोनों भाइयों की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी और उनकी शादी भी बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी, क्योंकि उस समय पिताजी अकेले ही घर का खर्च संभालते थे और यहाँ तक कि मेरी बहन की शादी भी एक साधारण परिवार में हुई थी। लेकिन मेरे पिताजी को क्या पता था कि उनके सबसे छोटे बेटे की शादी इतने बड़े खानदान में होगी। मैंने अपने शादी के दौरान दोनों भाइयों और बहन की आंखों में एक कसक को महसूस किया, लेकिन कहा गया है कि कभी किसी को भी समय से पहले और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता है। शादी के अगले दिन मैं और मेरा परिवार चारू के पापा से विदा ले रहे थे। चारू के पापा की आंखें नम थी और किसी तरह से वो अपनी भावनाओं को दबाए खड़े थे। होती भी क्यों ना, परिवार के नाम पर उनके घर में सिर्फ उनकी बेटी ही थी और वो भी अब पराई हो चली थी। उधर चारू का भी रो रो करके बुरा हाल हो गया था। उसका सारा मेकअप आंसू के साथ बह रहे थे। मेरे पापा ने चारू के पापा के कंधे पर हाथ रख करके बोले, हम आज आपके घर से हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी को लेकर के जा रहे हैं और जब भी आपको अपनी बेटी की याद आए तो आप निसंकोच हमारे घर आ जाइएगा। इतना सुनना था कि चारू के पापा के सब्र का बांध टूट गया जिसे वो अब तक संभाले हुए थे और वो बच्चों की तरह फूट फूट करके रोने लगे और कार में बैठ रही चारू को बैठने से पहले ही पकड़कर फपक फपक कर रोने लगे। उनका रोना देख करके तो एक बार को मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं और मेरा पूरा परिवार उस गमगीन माहौल से चारू के पापा से विदा लेकर के अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। घर पहुंचते ही आस पड़ोस के लोग नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए टूट पड़ते हैं। मैंने तो कई महिलाओं को ये तक कहते सुना है कि बड़े घर की लड़की को ब्याह करके लाए हैं, देखना अब आए दिन इनके घर में लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनाई देंगी। एक पल को लगा भी कि ये सच हो सकता है, क्योंकि कहाँ महलों में पली बड़ी मॉडर्न ख्यालों की लड़की और कहाँ हमारा हर चीज में एडजस्ट करना वाला मेरा परिवार, जहाँ साल में 2-3 महीने ऐसे ही आ जाते हैं कि घर का बजट संभालना मुश्किल हो जाता है। खैर, माँ सबसे पहले हम दोनों की आरती उतारती हैं। उसके बाद चारू को दाएं पैर से नीचे रखे कलश को पैर से ठोकर मार करके घर में प्रवेश करने को कहती हैं। चारू माँ के कहे अनुसार ही पैर से धक्का दे करके कलश और उसमें रखे चावल को गिराते हुए घर में प्रवेश करती है। तभी पास की एक आंटी जो हमेशा मोहल्ले में तिली मारने का काम करती हैं, वो बोली, कुछ भी कहो, छोटे भाई ने अपने दोनों भाइयों को पीछे छोड़ करके सबसे खूबसूरत पत्नी पाई है। ये सुन करके मेरे भाभियों का मुंह बन गया, लेकिन तभी मेरी माँ ने स्थिति को संभालते हुए उन्हें कड़े शब्दों में बोला, मेरी तीनों बहुएं ही बहुत सुंदर और मैं मेरी बहुओं में कभी तुलना नहीं करती और ना ही किसी दूसरे को करने देती हूँ। मेरी माँ की चेतावनी सुन करके वो उसके बाद कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप एक तरफ खिसक गई। उसके बाद मेरी माँ और भाभी बाकी के सारे रस्मों को खत्म करके मुझे और चारू को माँ वाले कमरे में ले करके जाते हैं। हम दोनों को फ्रेश होने के लिए कुछ समय देते हैं, क्योंकि शाम होने वाली थी और हम सुबह से ही सिर्फ एक के बाद एक रस्म किए जा रहे थे। तभी मैंने देखा कि माँ के कमरे की सारी चीजें अब इस कमरे में नहीं थी, बल्कि उसकी जगह चारू के 5-6 बैग रखे हुए थे। मैंने जब बड़ी भाभी से पूछा तो मुस्कुराते हुए बोली, अपनी बीबी को भी छत पर रखोगे क्या देवर जी? आज से ये कमरा आपका हो गया। माँ बाबूजी अब से हाल में सोएंगे। मैंने ये चीजें हर परिवार में देखी है कि अगर आपका घर छोटा है तो शादी के बाद आपके मम्मी पापा ही जो सबसे पहले अपना कमरा त्यागते हैं, और वही हाल अब मेरे घर में भी होने वाला था, क्योंकि मेरा 3 BHK का घर है, जिसमें कि 2 कमरों में दोनों बड़े भाई भाभी रहते थे और तीसरे कमरे में मेरे मम्मी पापा। मैं छत पर सोता था और जब कभी बहन आती थी तो
वो हाल में सो जाती थी। लेकिन अब चूंकि मेरी शादी हो गई थी इसलिए मम्मी पापा ने अपना कमरा हमें दे दिया और खुद हाल में बहन के साथ सोने जाएंगे। मैं यही सब सोच रहा था कि पता नहीं कब चारू ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मुझसे लिपटते हुए बोली, आज रात को तो नहीं शर्माओगे ना? मैं भी अब और चोमूलाल बन के नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, कौन शर्माता है, वो तो आज रात तुम्हें पता चल ही जाएगा। चारू मुझे छेड़ते हुए बोली, वाह, शादी होने के बाद तो ये बिल्ली भी अब पंजा मारने लगी है, ही। हम दोनों फ्रेश होकर के बाकी के बचे हुए रस्मों को खत्म करते हैं और जैसे जैसे सूरज ढक रहा था मेरी धड़कनें भी तेज हो रही थी, क्योंकि इस रात होने वाली थी मेरी सुहाग रात। कुछ तो बात थी चारू में जो कि मुझे जैसे चोमूलाल को भी प्ले बॉय बना दिया था। शाम हो चुकी थी, मेहमान एक एक करके घर से निकल रहे थे। छोटी भाभी मेरे और चारू के सुहाग रात के लिए कमरा सजा रही थी। मैं आज सुबह से ही घर में ही बैठा था। मेरे बड़े भैया ने तो कई बार तो मुझे ताना भी मार चुके थे मेरे घर से बाहर नहीं निकलने पर। वो बोले, क्या सुबह से औरतों के बीच में बैठा है, चल जा थोड़ा बाहर घूम के आ जा, वरना लोग क्या सोचेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे चारू को छोड़कर घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। इसलिए मैं हर बार किसी तरह से भैया को पट्टी पढ़ाकर वापस आ जाता था। मैं सुबह से सुहाग रात में क्या करते हैं उसके लिए गूगल पर सर्च कर रहा था, लेकिन मैंने देखा कि सारे वीडियो में सिर्फ अश्लीलता के अलावा और कुछ नहीं था समझाने को। रात के 10 बजने वाले थे। घर के सभी लोग खाना खा करके सोने जा रहे थे। मैं भी अपने कमरे के बाहर खड़ा सोच रहा था कि अंदर कैसे जाऊं, क्योंकि खुद से गया तो भाभियां मजाक उड़ाएंगी और बोलेंगे कि रहा नहीं जा रहा है देवर जी से। तभी बड़े भैया मेरे पास आए और बिना मेरी नजरों से नजर मिलाए मेरे हाथ में एक पैकेट रख दिया और मैं उनसे कुछ पूछता इससे पहले ही वो फिर से वैसे ही नजरें चुराते हुए वापस भी चले गए। उनके जाने के बाद मैंने वो पैकेट देखा तो पता चला कि वो क्यों मुझसे नजर नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि वो मेरे हाथ में एक निरोध का पैकेट रख करके गए थे। मैं उसे मुस्कुराते हुए अपने कुर्ते की जेब में रख लेता हूँ। मुझे उनके भोलेपन पे हंसी आ रही थी कि उनको ये नहीं पता था कि उनके छोटे भाई ने पहले से ही ये सारी तैयारियां कर रखी थी। अब इतना भी छोटा नहीं रहा उनका भाई। तभी दोनों भाभियां मेरे पास आती हैं और मुझे छेड़ते हुए कहती हैं, क्या हुआ देवर जी, बहुत बेचैन लग रहे हो। मैं असहज होता हुआ कहता हूँ, ना ना, नहीं तो बिल्कुल नहीं, ठीक हूँ भाभी। तभी बड़ी भाभी छोटी भाभी से कहती हैं, छोटी अब और मत तड़पाओ देवर जी को, चलो उनको उनके कमरे तक लेकर के जाने का ये आखिरी रस्म भी पूरा कर देते हैं। ही इतना करके दोनों भाभियां मुझे सीधे अपने कमरे में धक्का दे देती हैं और मैं एक झटके में किवाड़ खोलकर कमरे में प्रवेश करता हूँ। कमरे में हल्की रोशनी थी और पूरा कमरा इत्र की खुशबू से महक रहा था। चारू फूलों से सजे बिस्तर पर लाल साड़ी पहने पैर मोड़ करके बैठी हुई थी। क्या बताऊं, बहुत ही मनोरम दृश्य था। मेरी धड़कनें 120 की रफ्तार से धड़क रही थी। मैं चारू के पास जाकर के बैठ जाता हूँ और उस खामोशी में मैंने सुना कि उसका भी दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि उसकी दिल की धड़कन मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने उसका घूंघट हटाया और उसका चांद जैसा चेहरा देख अपनी किस्मत पर गर्व करने लगा। चारू मुझे उसे इस तरह से घूरते देख दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है। मैं अपने हाथों से उसके हाथों को हटाते हुए कहता हूँ, मैंने कहा था ना कि आज की रात मैं नहीं शर्माऊंगा। चारू शर्माते हुए बोली, वैसे तो मैं भी इस रात का इंतजार कई दिनों से कर रही थी, लेकिन आज जब वो मौका है तो मन में एक अजीब सी शर्म और झिझक महसूस हो रही है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम भी शर्माती हो, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। उसके बाद जो हुआ उसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। वो अचानक से उठी और मेरा सर पकड़कर मुझे चूमने लगी। एक पल पहले जिसे मैं शर्म की गुड़िया समझ रहा था वो तो कामदेवी निकली।
मैंने भी उसे अपने बाहों में भींचते हुए पकड़ लिया और उससे बोला, इतनी जल्दी तो इच्छाधारी नागिन भी अपना रूप नहीं बदलती जितना जल्दी तुम बदल जाती हो। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, आगे आगे देखो होता है क्या। वो जोश में बोली। उसके बाद तो उसने मुझे अपना रौद्र रूप दिखा ही दिया। वो मुझे इस तरह से चूमे जा रही थी जैसे कल का सवेरा ही नहीं देख पाएगी। मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों को उठा पटक को आवाज कमरे के बाहर तक जा रही थी, लेकिन हम दोनों को ऐसा जोश चढ़ा था कि हम दोनों ही शर्म और झिझक की दीवार को लांघ चुके थे। आखिर थोड़ी देर बाद हम दोनों ही चरम सुख की प्राप्ति कर शांत हो जाते हैं। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। सुबह सूरज की तेज रोशनी से मेरी नींद खुली। आंखें मीचते हुए देखा तो सामने चारू कमरे की खिड़की खोले खड़ी है और उसे खिड़की से रोशनी सीधे हमारे बेड पर पड़ रही थी। वो डेस्क पर रखी घड़ी को मुझे दिखाते हुए कहती है, सुबह के 10 बज रहे हैं, अब उठ भी जाइए, नहीं तो शादी की पहली ही सुबह ही भाभियां ताना मारेंगी कि आते ही मैंने उनके देवर को बस में कर लिया है। मैं उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो उसमें बुराई क्या है, ये तो सच्चाई है। तुमने तो सच में मुझे अपनी खूबसूरती से बस में कर रखा है। मैंने चारू को पकड़ रखा था और वो खुद को मुझसे छुड़ाने को बोली, छोड़ो, कमरे का दरवाजा खुला है, कोई आ गया तो। वैसे तो शादी से पहले तो बहुत शरीफ बन रहे थे, कल रात मैंने तुम्हारी सारी शराफत देख ली। मैं उसका जवाब देने ही जा रहा था कि माँ के गले खराशने की आवाज से मैंने झट से चारू को छोड़ बिस्तर से उठ के खड़ा हो गया। माँ ने तिरछी नजरों से हमें देखते हुए कहा, तुम दोनों जल्दी से फ्रेश हो करके हाल में आ जाओ, नाश्ते का वक्त हो चला है। इतना कहकर माँ वापस चली गई। उसके बाद मैंने चारू को कहा कि जल्दी से फ्रेश होकर के रूम से चलते हैं, वरना भैया भाभी आज तो जमकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। कुछ देर बाद हम दोनों फ्रेश होकर के हाल में आते हैं। वहाँ पर सब सोफे और कुर्सियों पर बैठे हमारा इंतजार कर रहे थे। तभी बड़ी भाभी मुझे छेड़ते हुए बोली, क्यों देवर जी, आप तो घर में सबसे पहले उठते थे और आज 10 बजे तक सोए रह गए, रात को ठीक से नींद नहीं आई क्या। उनकी बात सुनकर के मैं और चारू दोनों शर्म से लाल हो गए, लेकिन हमें इस तरह से शर्माते देख भैया भाभी समेत पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था और उनको मुस्कुराता देख हम दोनों भी मुस्कुराने लगे। मैं और चारू इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि कल हमारी मिलन की पहली रात थी और शायद मेरे परिवार के जोड़े हमें देख इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें हमें देख करके अपनी पहली मिलन की रात याद आ गई होगी। शादी के बाद मेरी जिंदगी काफी सुकून से बीत रही थी क्योंकि मेरे पास 2 बड़े भाई थे जो कभी भी जिम्मेदारियों का बोझ मुझ तक आने ही नहीं दे रहे थे। एक खूबसूरत बीबी थी और एक प्यार करने वाला परिवार था। मैंने अपने आस पड़ोस में ऐसे भी परिवार देखे हैं जो कि बेटे की शादी हुई नहीं कि उसके सर पे नौकरी करने और पैसे कमाने का तांडव मचाने लगते हैं और जल्द से जल्द उस पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ देने को उतारू हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में मैं अभी तक थोड़ा लकी था क्योंकि शादी के 1 महीने हो चुके थे, लेकिन मैं अभी भी वहीं अपनी छोटी मोटी नौकरी से सिर्फ अपना गुजारा चला रहा था। चारू ने भी इस 1 महीने में मुझसे सिवाय प्यार के कभी कुछ नहीं मांगा। उल्टा मुझे कभी कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो चारू ने मुझे कुछ पैसे जबरदस्ती दे देती। मुझे चारू से पैसे लेना पसंद नहीं था, लेकिन वो मुझे हर बार कहती, तुम ये पैसे उधार समझ के रख लो, जब तुम अपनी MBA खत्म करके कमाने लगना तो ये पैसे वापस लौटा देना। चारू को अपने खर्चे के लिए मेरी तरह कभी किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि एक तो उसके खर्चे इतने ज़्यादा थे कि उसके मेकअप सामान की कीमत में हमारे घर का 1 महीने का राशन आ जाएगा और दूसरे उसके पिता ने उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए रख कर छोड़े हुए थे। हुआ यूं कि चारू के पापा ने मेरे पापा की बात मान करके दहेज तो नहीं दिया था, लेकिन वो अपनी बेटी चारू के अकाउंट में बचपन से ही हर महीने 2 लाख रुपए जमा करते थे, जो आज की डेट में करोड़ों में बदल गए थे। लेकिन इस बात की जानकारी मेरे परिवार में किसी को नहीं थी और मैंने चारू से विनती की थी कि कभी भी ये बात मेरे परिवार को पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि जो परिवार इतने धनवान घर में शादी के बाद भी दहेज की एक फूटी कौड़ी को भी नहीं स्वीकार किए हैं, वो उनके आत्मसम्मान को गहरा धक्का लगेगा।
जब उन्हें पता चलेगा कि वो अपनी घर की बहू को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में असमर्थ हैं। सच ही कहा गया है कि हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि उस हाथी को पालना बड़ी बात होती है। ठीक उसी प्रकार शादी करके गृहस्थ आश्रम में आना तो सरल होता है, लेकिन गृहस्थी को निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा कि मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत परेशान था, लेकिन मेरी धर्मपत्नी जी को तो कुछ मामलों में मुझसे भी ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि महारानी जी ने अपने लाइफ में आजकल किचन का मुंह तक नहीं देखा था और उन्हें कुकिंग के नाम पर सिर्फ मैगी बनाना ही आता था। मेरी भाभियां तो उसका खूब मजाक उड़ाती थी, लेकिन गनीमत थी कि उसे बीच बीच में मेरी माँ का सपोर्ट मिल जाता था। एक दिन देर शाम मैं अपने काम से लौटा तो देखा कि घर के सभी सदस्य हाल में बैठे हुए कुछ मंत्रणा कर रहे थे कि अचानक मुझे देख करके सब चुप हो गए। मुझे लगा कि शायद आज मेरे लेट हो जाने की वजह से ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। तभी छोटी भाभी मेरे नज़दीक आकर के मुस्कुराते हुए बोली, आज शाम से ही तुम्हारी बीबी किचन में घुसी हुई है और कहा है कि आज रात की सारी डिशेज वो अकेले बनाएंगी, इसलिए आज पूरा परिवार सदमे में है और हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं कि तुम ही जाके चारू को समझाओ कि अकेले खाना बनाने की जिद छोड़ दे और मुझे या माँ को अंदर आने दे। मैंने इस मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए बोला, मुझे इस मामले में मत घसीटिए, वैसे भी आज मैं बाहर ही खाना खा के आया हूँ, इसलिए मुझे भूख नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ सोने। वाह बेटा, बीबी तेरी और उसका खाना झेले, मेरा मतलब है कि उसका खाना हम अकेले कैसे खा सकते हैं? तुम्हें तो हमारे साथ खाना ही होगा, मेरे पिताजी मुझे सुनाते हुए बोले। उसके बाद तो पूरा परिवार मुझे किसी भी हालत में उनके साथ चारू के खाने के लिए राजी करवा के ही माना। मुझे आज अपने परिवार को देख केकड़े की वो कहानी याद आ गई जो बचपन में दादी मुझे सुनाया करती थी, जिससे एक बर्तन में कई केकड़े रखे हुए थे और बर्तन का मुंह भी खुला हुआ था, लेकिन एक भी केकड़ा उसमें से बाहर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि हर ऊपर जाने वाले केकड़े को उसके नीचे वाला केकड़ा नीचे खींच लेता था। और ठीक वैसे ही मेरा परिवार मुझे भी चारू के वाहियात व्यंजनों की दावत में शामिल करना चाह रहा था। आखिरकार मैडम चारू इठलाते हुए एक एक करके खाने की थाली लेकर के हाल में आती हैं। हम सब बैठे अनुमान लगा रहे थे कि इनमें से सबसे वाहियात खाना कौन सा हो और वो किसके हिस्से आएगा। चारू 7 बर्तनों में अपने बनाए व्यंजनों को हमारे सामने रख देती है और एक जंग जीतने वाली मुस्कान से माँ को कहती है, माँ, आपके वजह से ही मैंने ये पाक कला सीखी है, इसलिए पहला निवाला आपको खाना होगा। ये सुन करके मेरी माँ का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन किसी तरह से झूठी हंसी हंसते हुए वो खाने का एक ढक्कन खोलती हैं और एक जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए चारू से पूछती हैं, बेटा ये क्या बनाया है? माँ, ये दाल फ्राई है और ये रही रोटी। चारू को माँ को एक और ढक्कन खोलते हुए कहती हैं, माँ मन को मजबूत कर रोटी का एक टुकड़ा बड़ी मुश्किल से तोड़ती हैं, क्योंकि वो रोटी चमड़ी की तरह खींच रही थी, और फिर उसे उस दाल में डुबोकर मुंह में रख लेती हैं। और मेरा पूरा परिवार उस घटना को मुंह खोले देख रहा था। हमने देखा कि उस कौर को चबाकर निगलने में माँ के आंसू निकल गए थे और उन्हें इस तरह से देख हम सबका दिल बैठा जा रहा था। उस दिन हम सब ने खून के आंसू रोए थे। हर एक निवालों को मुंह में रखते ही लगता था कि मानो प्राण अब गए कि तब गए। खैर, हम सब ने बड़ी ही बहादुरी और हिम्मत के साथ चारू का बनाया वो वाहियात खाना खत्म किया और उस दिन सब ने ये प्रण लिया कि अगर जिस दिन भी चारू किचन में घुसेगी उस दिन हम सब उपवास रखेंगे। उस दिन तो हम सब ने कैसे भी रो धो करके चारू का खाना खा लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं चारू को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उसने आज बहुत ही वाहियात खाना बनाया था, और उसकी पुष्टि तब हुई जब रात को उसने खुद का बनाया हुआ खाना खाया था। रात के वक्त बड़े भैया ने बाहर से कुछ मिठाई और नमकीन घर के सभी सदस्यों के लिए लेकर के आए थे, जिससे कि उनके मुंह का जायका सुधर जाए, जो चारू के हाथ का खाना खा करके बिगड़ गया था।
मुझ समेत घर के सभी सदस्य हाल में चोरी छुपे मिठाइयाँ और नमकीन खाने का लुत्फ उठा रहे थे कि तभी चारू अपने कमरे में मुंह बनाते हुए निकली और हमें अपने सामने इस तरह से चोरी छुपके मिठाइयाँ और नमकीन खाते देख शर्मा गई। दरअसल मैडम जी अभी अभी उनके हाथों का बना खाने का स्वाद चख कर कमरे से निकल रही थी कि उनके सामने हम पड़ गए थे। तभी मैंने उसके तरफ समोसे और जलेबी की प्लेट बढ़ाते हुए बोला, लो अभी तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। इतना सुनना था कि चारू हंस पड़ी और उसके हंसते ही कमरों में ठहाकों की आवाज़ गूंजने लगी। उस रात चारू को इस बात का एहसास हुआ कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो बुद्धू बाजे। उस दिन चारू ने ये निर्णय लिया कि पहले तो वो कुकिंग सीखेगी, उसके बाद ही अकेले खाना बनाने की कोशिश करेगी। उसके इस फैसले पर हम सब ने चैन की सांस ली और भगवान का शुक्र अदा किया कि चलो जो खाना आज हम सब ने खाया है वो हमारी पहली और आखिरी बार की सजा। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए और चारू भी अपने कमरे में सोने की तैयारी करने लगी। मैं और चारू पलंग के ऊपर बिछे बेडशीट की सलवटों को ठीक कर रहे थे तो मैंने देखा कि चारू किसी चीज के ख्यालों में डूबी हुई है। मैंने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए बोला, हेलो मैडम, कहाँ खोई हुई हो? वो अचानक से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलती है और मुझसे भावुक होकर कहती है, आज मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ। क्या? मैंने चौंकते हुए पूछा। चारू पलंग पर बैठते हुए बोली, जानते हो जब पापा मेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तब पंडित जी ने मुझे और पापा को कई लड़कों की फोटो दिखाई थी जो दिखने में तुमसे भी हैंडसम और रईस थे, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी फोटो ही पसंद आई थी। और जब मैंने अपने पापा को तुम्हें पसंद करने का कारण बताया तो वो भी मेरी उस तर्क से सहमत हो गए। तुम्हें पता है कि ऐसी क्या चीज देखी थी मैंने तुम में? मैंने कहा, ऐसी क्या चीज देख ली तुमने मेरी फोटोज में जो तुमने अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ करके इस परिवार में शादी कर ली जो तुम्हारे स्टेटस के बिल्कुल विपरीत है। तभी चारू अलमारी से अपना एक पर्स निकालती है और पर्स लेकर के मेरे समक्ष खड़ी हो जाती है और फिर उसमें से कुछ फोटोज निकाल करके मेरे सामने पलंग पर रख देती थी। मैंने सारी फोटोज देखी लेकिन मुझे उसमें से कुछ खास तो नहीं दिखाई दिया। तो मैंने चारू से पूछा, भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही बता दो। वो उनमें से एक फोटोज को निकालते हुए बोली, यही वो फोटोज है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें पसंद किया था। मैंने देखा उस फोटोज में मैं अपने पूरे परिवार के साथ खड़ा था। मैंने कहा कि ऐसी क्या खास बात है इस तस्वीर में जो सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रही है और मुझे नहीं? वो इसलिए क्योंकि तुमने अपना बचपन अकेले नहीं गुजारा है, इसलिए इस फोटो की अहमियत तुम नहीं समझोगे। जब पंडित जी सारी तस्वीरें दिखा रहे थे तो सिर्फ तुम्हारी ही एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें तुम अपने परिवार के साथ खड़े थे, जबकि बाकी के लड़कों की तस्वीरों में जो लड़के थे उन्होंने सिर्फ अपने लुक्स को ध्यान से रख करके अपनी फोटो खिंचवाई थी। और आज मुझे मेरा फैसला बिल्कुल सही लग रहा था कि मैंने तुम्हें पसंद करके अपने जीवन का सबसे बढ़िया काम किया है। उसके बाद कुछ ठहर करके वो फिर बोली, मैंने इतना बुरा खाना बनाया था जिसको मैं खुद एक कौर तक नहीं खा पाई, लेकिन तुम्हारे पूरे परिवार ने सारा खाना बिना मुझे मालूम चले हंस करके खा लिया। ऐसा परिवार मैंने आज तक सिर्फ सीरियल में ही देखा था। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे भाग्य में ऐसा परिवार मिलेगा। मैंने उसके इमोशंस को समझते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए शांत कराता हूँ और फिर उसे समझाते हुए कहता हूँ, तुमको पता है आजकल मेरी फैमिली सिर्फ टीवी पर ही क्यों दिखाई देती है? उसने ना में सिर हिलाते हुए इशारा किया। उसके बाद मैं उसे बतलाता हूँ, एक परिवार की बुनियाद होते हैं उस परिवार में मौजूद बुजुर्ग, और आजकल की नई पीढ़ियों का तो बुजुर्ग से एलर्जी हो चुकी है। वो बुजुर्गों को तब तक ही प्यार करते हैं जब तक वो समर्थ और कार्यशील होते हैं। उसके बाद उन्हें घर के किसी कोने में छोड़ दिया जाता है। और कुछ लोग तो समर्थ और पैसे वाले होने के बावजूद उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर घर में बुजुर्ग रहें तो एक तो वो दिन भर किट किट करेंगे और दूसरा जैसे जैसे वो उम्रदराज होते जाएंगे उन्हें उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी गंदगी साफ करनी पड़ेगी। और ये तो तुम भी जानती हो कि उम्र के उस दौर में आदमी दूसरे पर निर्भर हो जाता है
और आज के इस तेज तर्रार दुनिया में लोग सिर्फ अपनी बीवी और बच्चे की देख रेख के लिए ही समय और पैसा दोनों लगा सकते हैं। बुजुर्ग को तो वो किसी कोने में अकेला तनहा छोड़ देते हैं। मुझे ये नहीं पता कि ये परिवार कब तक ये खुशहाल परिवार बना रह पाएगा, क्योंकि आज वक्त से भी तेज इंसान बदल जाते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब तक मेरे माँ बाप समर्थ हैं तब तक तो ये परिवार अटूट चलता रहेगा। उस दिन के बाद से चारू के दिल में मेरे परिवार के प्रति सम्मान और बढ़ गया था। चारू परिवार के हर सदस्य के साथ इतनी फ्रेंडली हो गई थी जितना आजकल मैं नहीं हो पाया था। इससे चारू को तो फायदा होता ही था, साथ ही साथ मेरे परिवार वालों को भी चारू से कुछ सीखने को मिल जाता था। जहाँ चारू दोनों भाभियों से कुकिंग सीखती थी, वहीं भाभियाँ भी चारू से मेकअप के टिप्स लेती थी। घर के मर्द भी चारू की कलाओं से अछूते नहीं थे। वो कभी कभी पापा और दोनों बड़े भैया को इन्वेस्टमेंट की स्कीम बताया करती थी, और पापा और भैया ने देखा कि उसके बताए टिप्स कारगर भी साबित होते थे। आखिर हो भी क्यों ना, बिजनेसमैन की बेटी है। कभी कभी तो मुझे उससे जलन भी होने लगती थी, क्योंकि आजकल जो प्यार और सम्मान मुझे मिलता था वो आज उसे मिलने लगा था। लेकिन सच्चाई भी यही थी कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, लेकिन वो घर का सारा काम करते हुए भी रात को अपने लैपटॉप से शेयर ट्रेडिंग करती थी, और मैंने लैपटॉप पर ही उसका प्रॉफिट ग्राफ भी देखा था, जो कि बहुत ही अच्छा था। एक रोज मैं अपने ऑफिस में बैठा यही सब सोच रहा था कि मेरे एक सहकर्मी को ये बात पता चल गई कि मेरी शादी एक बहुत ही रईस लड़की से हुई है। दरअसल हुआ यूं कि मैंने आज तक अपने ऑफिस में ये नहीं बताया कि मेरी शादी एक बड़े खानदान में हुई, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि लोग इस बात को लेकर के मुझे ताना मारें कि मैंने पैसे के लिए इतने बड़े घर में शादी की है। उस आदमी को ये बात मेरे फेसबुक पेज पर टैग चारू का फोटो देख करके पता चली थी, और उसने फिर तो चारू की पूरी जन्म कुंडली निकाल ली, और उसने देखा कि चारू के एफबी डीपी पर सिर्फ उसके और मेरे ही फोटोज लगे हुए थे। उसके बाद तो उस सहकर्मी ने पूरे ऑफिस में ये बात फैला दी, और ये बात जब मेरे बॉस को पता चली तो उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलवाया। मैं इसी उधेड़-बुन में रहा कि पता नहीं बॉस क्या कहेंगे, और इसी चिंता के साथ मैंने बॉस के केबिन का दरवाज़ा खोला और बोला, मे आई कम इन सर। उन्होंने हाँ में सिर हिलाते हुए मुझे अंदर आने को कहा, और फिर मुझे अपने सामने वाली सीट पर बैठने को कहा। जैसे कोई स्कूल का शरारती बच्चा प्रिंसिपल के केबिन में शांत होकर के बैठ जाता है, ठीक उसी तरह से मैंने भी एक शांत बच्चे की तरह उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था। वो बोले, सुदीप, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमसे इतनी बड़ी बात छुपाओगे। मैं हकलाते हुए उन्हें अपनी बात कहने ही जा रहा था कि वो बोले, अरे भाई, तुम इस शहर के बिजनेस टाइकून की इकलौती लड़की से शादी करने के बाद भी मेरी इस छोटी सी कंपनी में 8,000 की तनख्वाह में काम क्यों कर रहे हो? तुम चाहो तो तुम्हारे ससुर मेरी जैसी कई कंपनियां तुम्हारे लिए खरीद सकते हैं, और तुमको शायद ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे ससुर जी ने ही ये हमारी कंपनी के मेन ब्रांच के सबसे अधिक शेयर को खरीदा हुआ है। पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आई थी कि जालान सेठ ने आखिर इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया, लेकिन अब समझ में आ रही है कि वो हमारी कंपनी की मदद करके तुम्हारी मदद कर रहे हैं। लेकिन मैंने कभी भी उन्हें तुम्हारा जिक्र करते नहीं देखा है, ना तो मुझसे और ना ही मेरे सीनियर से। मैंने बोला, सर, मेरे पापा बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। उन्होंने शादी से पहले उनसे ये कसम लिया था कि वो कभी भी हमारी आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने उनके द्वारा दिए हुए महंगे गिफ्ट्स को भी उनके घर के नौकरों में बांट दिया था। उनका मानना था कि रिश्तेदारी में पैसे की कोई जगह नहीं होती है, और जहाँ पैसा होता है वहाँ रिश्तेदारी नहीं होती है। और एक बात सर, मुझे ये पहले ही पता चल गई थी जब मेरे ससुर जी ने मेरी शादी के बाद आपकी कंपनी के शेयर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, और मुझे ये भी पता चल गया था कि उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेरी वजह से किया था। लेकिन मैं इस बात को कभी भी किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर ये बात मेरे पापा को पता चलती तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती।
मेरे बॉस मेरी बात सुन करके बहुत ही खुश हुए और बोले, सच है कि जैसा पेड़ होता है उसके फल भी वैसे ही होते हैं। इसी वजह से तुम भी अपने पिता की हर तरह एक स्वाभिमानी व्यक्ति हो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू टू हैव एन एम्प्लॉय लाइक यू। वो बोले कि वो आज भी मेरे प्रमोशन के लिए मैनेजमेंट से बात करेंगे, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और बोला, सर मैं नहीं चाहता कि आप मेरी प्रमोशन मेरे ससुर के स्टेटस की वजह से करें। मैं अपनी तरक्की अपने खुद के टैलेंट के बलबूते पाना चाहता हूँ। बॉस अपनी कुर्सी से उठे और मेरे कंधे पर हाथ रख करके बोले, तुम्हारा स्वाभिमान ही तो तुम्हारा सबसे बड़ा टैलेंट है और मैं तुम्हारे इसी टैलेंट को देखकर तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ। इसके बाद मैं वापस अपने केबिन में लौट आया, लेकिन मैंने देखा कि पूरे ऑफिस में मेरे बारे में खुसुर फुसुर हो रही थी। उसके कुछ दिनों बाद ही बॉस ने ऑफिस में मेरे प्रमोशन की घोषणा की और मुझे नया सीनियर स्टोर का मैनेजर बना दिया और मेरी पगार भी 25,000 कर दी थी। साथ ही साथ बॉस ने मुझे ये वचन दिया कि जिस दिन भी मैंने अपना MBA खत्म कर लिया वो मुझे अपने असिस्टेंट के पोस्ट पर नियुक्त कर देंगे। मैंने देखा कि ऑफिस में बहुत से ऐसे लोग थे जो मेरी इस तरक्की को पचा नहीं पा रहे थे। उनकी नज़र में तो मुझे ये प्रमोशन सिर्फ मेरे ससुर की सिफारिश की वजह से मिली होगी, लेकिन अब मुझे उनके सोचने वोचने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं तो इस बात से खुश था कि आज से मैं भी पापा और भैया की घर में खर्चों में मदद कर पाऊंगा। आज मैं भी बन गया था कमाऊ पति। हमारी शादी के 3 महीने बीत चुके थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। जहां मैं अब घर के खर्चों में हाथ बटाने लगा था, वहीं चारू भी अब घर के सब कामों में निपुण हो चुकी थी। आजकल वो अकेले किचन भी संभालने लगी थी और उसके हाथों में स्वाद भी आ चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। हर सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना ही प्रकृति का नियम है। हुआ यूं कि कुछ दिनों से मेरे पापा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। वो अपने दफ्तर भी जाना बंद कर दिए थे। बड़े भैया ने मोहल्ले के कई डॉक्टरों से दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक दिन तो पापा की हालत ज्यादा खराब हो गई। वो सुबह से ही उल्टियों पे उल्टियां कर रहे थे। मम्मी का रो रो करके बुरा हाल हो गया था। मुझे चारू का ऑफिस में फ़ोन आया और मैं भागा भागा घर पहुंचा और तुरंत पापा को लेकर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर एडमिट करवाया। लेकिन उस हॉस्पिटल के डॉक्टर भी पापा की मर्ज को नहीं पकड़ पा रहे थे। बात उड़ते उड़ते चारू के पापा को पता चल गई। वो आनंद फानन में तुरंत एक बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर को लेकर हमारे उसी हॉस्पिटल में पहुंच गए। हम सबका रो रो करके बुरा हाल था। मम्मी तो 2 बार बेहोश हो गई थी। बहन भी अपने ससुराल से भागी भागी आ गई थी। चारू के पापा जिस डॉक्टर साहब को लेकर के आए थे, उसने पापा को करीब आधे घंटे तक चेक किया और उनके सब रिपोर्ट्स को देखा और उसके बाद वो हमें बाहर आकर के बोले, इन्हें तुरंत आप मेरे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए। मुझे इनके कुछ MRI टेस्ट करने पड़ेंगे और ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कीजिए। बड़े भैया ने उस डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब कितना खर्चा आएगा सारे टेस्ट करवाने में? तभी चारू के पापा बीच में तुनक करके बोलो, सुनो ये समय नहीं है पैसों की बात करने का, और वैसे भी समधी जी के दवा का खर्च मैं देख लूँगा। तुम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उस समय भैया पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने उस समय भैया को कुछ नहीं बोला। लेकिन मुझे चारू के पापा से पैसे लेना भी कतई गवारा नहीं रहा। लेकिन इस समय हमारे जो हालात थे कि उस हालात हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। उस समय हमारी पहली प्राथमिकता पापा थे। उस शाम पापा को उस डॉक्टर के कहे अनुसार हमने उनके हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। सच कहूँ तो हॉस्पिटल कम और एक शानदार 5 स्टार होटल ज्यादा लग रहा था। चारू के पापा ने हमारे पापा को एक बहुत ही हाई फाई कमरे में रखवाया था। कमरे में एक टीवी, एक फ्रिज और तमाम सुविधाएं उपलब्ध थी। अगर मेरे पापा होश में होते तो मुझे नहीं लगता था कि वो किसी भी हालत में इस हॉस्पिटल में खुद को भर्ती करवाने देते। उस डॉक्टर ने पापा की MRI के साथ कई और टेस्ट भी करवाए और हमें कहा कि आप लोग घर चले जाइए और कल आइएगा। अगर आप में से कोई एक रुकना चाहे तो केवल 2 लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। मैंने भैया को बोला कि मैं और चारू यहाँ रुक जाते हैं, बाकी के लोग घर लौट जाइए। माँ रुकने की जिद कर रही थी, लेकिन मैंने उसे किसी तरह से समझाया क्योंकि माँ की भी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी। बड़े भैया माँ को और बहन को लेकर के घर चले गए और मैं और चारू वहीं पापा के पास ही रुक गए। पापा अभी भी बेहोश थे। माँ पापा की ऐसी हालत देख करके रोए जा रहा था, लेकिन उस समय चारू ने
मुझे संभाला और मुझे हिम्मत रखने को कहा। अगले दिन भैया भाभी के आने से पहले ही मैं और चारू डॉक्टर के पास पहुंच गए और उनसे पापा के रिपोर्ट्स के बारे में पूछा। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे पापा को? डॉक्टर साहब बड़े ही गंभीर मुद्रा में बोले, जिसका मुझे डर था वही हुआ है। इन्हें ब्रेन टीबी है और ये इस बीमारी के लास्ट स्टेज में हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये सिर्फ 5 या 6 महीने के मेहमान हैं। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप इन्हें घर ले जाइए, क्योंकि इन्हें इस स्टेज में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर की बात सुन करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। मैं डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, उनके पैर पकड़ लिए। डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए, मैं यतीम हो जाऊंगा, कुछ तो इलाज होगा इस बीमारी का। मैं इनके इलाज के लिए सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन आप किसी भी तरह से इन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर साहब मुझे अपने पैरों से उठाते हुए बोले, देखिए बात पैसों की नहीं है, इस बीमारी का स्टेज में आज तक कोई इलाज नहीं आया है, वरना मैं आपको इस तरह से नाउम्मीद नहीं करता। तभी चारू के पापा के साथ बाकी के घर वाले डॉक्टर साहब के कमरे में प्रवेश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही चारू डॉक्टर को इशारा करती है कि ये बात आप घर में किसी को नहीं बताइएगा। डॉक्टर चारू की बात मान जाते हैं और ये बात को खुद तक ही सीमित रखते हैं और मैं सबके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करने लगता हूँ। लेकिन मेरे अंदर जो दुख का सैलाब था, जो बार बार बाहर आने को उमड़ रहा था, और मैं किसी तरह से उस दुख के सैलाब को थाम के खड़ा था। डॉक्टर भी मेरे परिवार से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। वे किसी तरह मेरे परिवार को झूठा दिलासा दे करके पापा को डिस्चार्ज करने को कह दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने चारू के पापा को सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो पापा के दोस्त थे। चारू के पापा ने भी डॉक्टर से ये कसम ले ली थी कि ये बात किसी हाल में भी बाकी के लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए। अगले दिन हम सब पापा को लेकर के घर आ गए। पापा होश में आ चुके थे, लेकिन कमजोरी की वजह से बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। माँ दिन भर भूखे प्यासे पापा के बिस्तर के पास बैठी रहती थी। मुझसे ये सब और नहीं देखा जा रहा था, लेकिन मैं सिवाय उन्हें इस तरह घुटते हुए देखने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता था। पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए 10-15 दिन हो चुके थे, लेकिन उनके हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पूरे घर में एक मातम सा छाया हुआ था। मुझे उन्हें इस तरह से पल पल मरते हुए देख करके बहुत दुख हो रहा था। अचानक एक दिन सुबह सुबह माँ के जोर जोर से रोने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैंने उठ करके देखा तो चारू भी उठ चुकी थी। फिर चारू और मैं भागकर माँ के कमरे में पहुँचे। हम दोनों जैसे ही हाल में पहुँचे तो देखा कि माँ और बहन पिताजी के छाती से लिपट कर दहाड़े मार मार करके रोए जा रही थी, और पिताजी एक निर्जीव वस्तु की भांति पड़े हुए थे। उनका एक हाथ बिस्तर के एक किनारे से झूल रहा था। मेरा दिल एक आशंका से धक सा हो गया। मैं भागकर पिताजी के पास पहुंचा और जैसे ही मैंने उनके जड़ आंखें देखी, बिजली सी टूट पड़ी मुझ पर। कुछ पल के लिए मुझे लगा जैसे ही मुझे लकवा मार गया हो। उसके बाद मैं पापा के सिरहाने बैठ उनके हाथ को पकड़कर किसी बच्चे की भांति सुबक सुबक करके रोने लगा। चारू भी रो रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो मुझे और माँ को संभाल भी रही थी। तभी दोनों भैया और भाभी भी कमरे में आ गए और वो हमें रोते देख समझ चुके थे कि अनहोनी घट चुकी है, और फिर भी हमारे साथ पापा की निर्जीव देह के पास आकर के रोने लगे। शाम होते होते वे बात पूरे मोहल्ले और आसपास पड़ोस के रिश्तेदारों को पता चल गई। चारू के पापा तो ये खबर मिलते ही भागे भागे आ पहुँचे और हमारे पूरे परिवार को इस तरह गमगीन देख करके खुद ही पापा के अंतिम संस्कार करने की पूरी तैयारी कर रहे थे। मैं भी उनका हाथ बटाने के लिए उनके साथ तैयारियों में जुट गया। तभी मैंने अपने भाइयों को पापा के अंतिम संस्कार के खर्चे के बारे में बहस करते सुना। बड़े भैया का कहना था कि सब भाइयों में बराबर बराबर बटेगा, लेकिन छोटे भैया का मानना था कि खर्चे भाइयों के कमाई के ऊपर बांटना चाहिए। उन दोनों के इस माहौल में भी इस प्रकार बहस करते देख करके मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उनके पास उन्हें समझाने जा ही रहा था कि मैंने देखा कि चारू के पापा वहां पर पहुंच गए और उन दोनों के बहस के बीच में हस्तक्षेप करते हुए बोले, तुम लोग कैसे बेटे हो, अभी बाप का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ और तुम दोनों भाई अभी से उनके अंतिम संस्कार के खर्चे के लिए बहस कर रहे हो। और एक बात तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोगों को खर्चे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
वो मैं अकेले देख लूँगा। लेकिन भगवान के लिए इस समय इन सब बातों को भूलकर अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। मैंने देखा कि उसके बाद मेरे दोनों भाई सर झुकाकर उनकी बातों से सहमत दिखाई दे रहे। लेकिन जैसे ही चारू के पापा वहाँ से चले गए, मैंने उन दोनों की आंखों में कुटिल मुस्कान देखी, मानो जो ये सब जानबूझ कर रहे हों ताकि वो चारू के पापा से सारे खर्चे करवा सके। और मेरा संदेश सच निकला, क्योंकि चारू के पापा के जाते ही छोटे भैया बड़े भैया से बोले, क्या आइडिया दिया था आपने। अब वो पिताजी का सारा खर्चा संदीप के ससुर जी ही संभाल लेंगे और अपनी सेविंग बच जाएगी। उसके बाद दोनों भाई फिर से रोनी सूरत बना करके चारू के पापा के पीछे पीछे उनकी मदद के लिए चल देते हैं। मैं उनके इस व्यवहार को देख करके पूरी तरह से चकित था, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दोनों बड़े भाई सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए इतने नीचे गिर सकते हैं, और वो भी इस घड़ी में। आज मुझे अपने जीवन में दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि घर के बुजुर्ग ही एक परिवार की बुनियाद होती है, और उस बुनियाद के गिरते ही परिवार भी चरमरा करके गिर जाती है। और आज मेरे परिवार की एक बुनियाद गिर चुकी थी, और उसी के साथ मेरे सामने परिवार के हर सदस्य की असलियत सामने आ गई थी। मेरे परिवार के सारे रिश्ते बदल रहे थे, मानो कि ये किसी फिराक में थे कि कब इस परिवार रूपी कैद से निकल पाए। तभी मैंने देखा कि चारू मुंह लटका के दरवाजे के पास खड़ी है। मैं उसके पास जाकर उससे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें तो माँ के पास होना चाहिए था। चारू बोली, मैं माँ को ननद जी के पास अपने कमरे में छोड़ आई हूँ, क्योंकि पापा के देह के पास भाभियाँ बैठी फालतू की बातें कर रही। मेरे जबड़े सख्ती से भींच गए। मैंने गुस्से में पूछा, क्या कह रहे थे वे दोनों? चारू भरे गले से बोली, वे दोनों बोल रही थी कि पापा की कंजूसी की वजह से ही आज वो इस हालत में पहुंचे हैं। अगर उस समय रहते अपनी अच्छी देखभाल के लिए अच्छे और महंगे डॉक्टर से इलाज करवाते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। खुद तो अपनी लापरवाही से चले गए और अपने नौजवान बेटों के सर पर घर की जिम्मेदारियां का बोझ डाल गए। मैं चारू की बात सुन करके सन्न रह गया। जिस बाप ने अपनी सुविधाओं को त्याग कर सिर्फ अपने परिवार की सुविधाओं को प्राथमिकता दी, वो परिवार आज उनसे इस तरह का बर्ताव कर रहा था। मैं हमेशा चारू के सामने अपने परिवार के गुणगान गाया करता था, लेकिन इस समय तो मुझे चारू और चारू के पापा का रिश्ता ज़्यादा मजबूत और सच्चा लग रहा था, जो कि इस घड़ी में भी मेरे झूठे परिवार का साथ नहीं छोड़ रहे थे। उस दिन मुझे ये सब बात समझ आई कि लोगों के बदलते देर नहीं लगती है। जिस भाई भाभी को मैं अपने माँ बाप की तरह पूजते हुए देखा करता था, वो आज मुसीबत के इस घड़ी में उन्हीं पर लांछन लगा रहे थे। मैंने सब कुछ सुन करके भी किसी से कुछ न कहा और पापा के अंतिम संस्कार सारी विधियां पूर्ण कर उन्हें शमशान ले गया। बड़े भैया ने पापा के आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए उन्हें मुखाग्नि देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां पर जोरदार बारिश शुरू हो गई और पापा की चिता उन बारिश की लपटों से जूझते हुए जल रही थी। मुझे छोड़ करके बाकी के सारे लोग बारिश से बचने के लिए शमशान में बने डोम के घर की तरफ भागे। मैं इसलिए नहीं भागा क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो पिताजी की देह ने भैया की दी मुखाग्नि को अस्वीकार कर दिया हो और मुझसे कह रहे हो कि मेरी आत्मा तुम्हारी दी हुई मुखाग्नि से ही शांत होगी। तभी चारू के पापा उस घर से ही मुझे आवाज़ लगाते हैं, बेटा संदीप इधर आ जाओ, बारिश काफ़ी तेज हो रही है। लेकिन मैं उनकी बात को अनसुना करके उस लकड़ी को उठा लेता हूँ जिसमें भैया ने पापा को मुखाग्नि दी थी और बहते हुए आंसुओं के साथ उस बुझते हुए चिता पर लगा करके खड़ा हो जाता हूँ और तब तक खड़ा रहता हूँ जब तक कि पापा की देह राख में ना तब्दील हो गई। मैंने देखा कि मेरी मुखाग्नि देते ही बारिश भी धीमी हो गई थी और चिता के पास खड़े रहने की वजह से मुझे ठंड भी नहीं लग रही थी। मुझे उस वक्त एक आत्मसंतोष की अनुभूति हो रही। बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी और मैं पिताजी की राख को एक कलश भरने लगा। उसके बाद बाकी के परिवार के साथ हम सब घर की तरफ चल पड़े। मैं घर पहुंचकर सबसे पहले चारू को पापा का शुक्रिया अदा करता हूं, जो उन्होंने एक परिवार की भांति इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे। मेरे मन में आया कि मैं उन्हें इस अंतिम संस्कार में हुए पूरे खर्चे की रकम की अदायगी करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी ये वक्त और ये माहौल सही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए।
उस दिन के बाद मैंने अपने भाइयों और भाभियों में एक बदलाव को देखने लगा। वो घर में किए गए हर खर्चे को जताने लगे थे और आए दिन दोनों भाइयों में घर के खर्चों को लेकर के बहस होने लगी थी। माँ ये सब देख करके बहुत ही आहत होती थी, इसलिए वो अपना ज़्यादातर समय चारू के साथ बिताती थी। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि हम सब इतने सालों में एक छलावे में जी रहे थे और पापा के जाते ही ये छलावा टूट गया और सबकी असलियत सामने आ गई थी। एक दिन मैं ऑफिस से लौट देखता हूँ कि दोनों भाइयों में पापा की तिरही के खर्चे के लिए बहस हो रही थी और मैंने देखा कि बहस में दोनों भाभियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। माँ उन दोनों के बीच गुमसुम सी बैठी हुई आंसुएं बहाए जा रही थी। उन्हें लगा कि क्या इसी दिन को देखने के लिए उन्होंने अपने इन बेटों को जन्म दिया था। तभी मैंने सुना कि बड़े भैया बोल रहे थे कि क्यों ना तिरहमी के खर्चे के लिए भी संदीप के ससुर जी से हेल्प मांगी जाए, वो कभी भी उसके लिए मना नहीं करेंगे और हम पापा की तिरहमी की भी भव्य तरीके से आयोजन कर पाएंगे। मैंने देखा कि ये सुन करके मेरे छोटे भैया और दोनों भाभियों का चेहरा खुशी से चमक उठा और फिर वो पलटकर चारू की तरफ एक याचक की तरह मुंह करके खड़े हो गए। लेकिन इससे पहले कि चारू कुछ कहती, मैं उनकी बातचीत के मध्य कूदते हुए बोला, वाह भैया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आपसे ये बात सुनने को मिलेगा। क्या पापा के जाते ही उनके दिए हुए संस्कार भी भूल गए? आप जो बार बार चारू के पापा से सहायता ले रहे हैं, जिस पिता ने इतने बड़े घर में शादी के बाद भी अपनी समधी से एक फूटी कौड़ी नहीं ली, उसी पिता के मरने के बाद उनके पुत्र उसी समधी के आगे उनके क्रियाकर्म के लिए बार बार हाथ फैला रहे हैं। बड़े भैया मुझे डांटते हुए बोले, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन हकीकत ये है कि पापा ने सिवाय संस्कारों के हमें दिया ही क्या है। लोग मरने के बाद अपनी वसीयत छोड़ जाते हैं और हमारे पिता ने हमारे ऊपर सिर्फ कर्ज छोड़ करके गए हैं। तुमको नहीं पता है कि जिस घर में तुम रहते हो ना, पिताजी आज तक उसकी ईएमआई नहीं चुका पाए हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हम अपना परिवार संभालें या फिर ईएमआई भरते फिर। पापा के जीवन में सिर्फ एक ही अच्छा काम किया था और वो थी तेरी शादी उस बड़े खानदान में करवा दी, जिसकी वजह से हम पापा के क्रियाकर्म का खर्च उठा पाए, वरना तो उसमें हमारी बची खुची सेविंग भी चली जाती। मैं कुछ आगे कहने जा रहा था कि चारू बीच में आ गई और बोली, देखिए भैया भाभी, ये वक्त अभी झगड़े का नहीं है और रही बात पिताजी के तिरहमी के खर्चे की तो मैं अकेले देख लूंगी। और एक बात प्लीज, ये बात पापा को मत बताइएगा, वरना वो खुद ही सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब तक आप लोगों ने जितने स्वाभिमान से जिंदगी गुजारी है, मैं नहीं चाहती कि वो स्वाभिमान पापा के जाने के बाद टूट जाए। दोनों भैया चारू की बात सुन करके चुप हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था कि चारू अकेले सब खर्चे उठाए। इसलिए मैंने कहा, चारू देखो, तुम्हें अकेले सारे खर्च उठाने की जरूरत नहीं है। हम तीनों भाई भी तुम्हारे साथ सारे खर्च उठाएंगे, क्योंकि वो हमारे पिता थे, इतना तो कर ही सकते हैं उनके लिए। मेरे दोनों भाई मेरी तरफ देखते हैं और इतने दिनों में पहली बार मुझे उनकी आंखों में एक शर्म दिखाई दी। वो नजरें नीची करके मेरी बात पर सर हिला करके सहमति देते हैं। तिरहमी का दिन आ गया था, लेकिन मैंने देखा कि मेरा परिवार पापा की मौत के इतने दिनों बाद एक साथ दिख रहा था और इतने दिनों में पहली बार मुझे मेरा टूटा परिवार फिर से एकजुट दिखाई देने लगा था। लेकिन इतने दिनों के अनुभव के बाद मुझे ये नहीं पता था चल रहा था कि ये एक जुटता असलियत था या महज एक छलावा था। पापा के देहांत के बाद मेरे घर का माहौल धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया था। घर में सभी के तेवर भी बदल रहे थे, क्योंकि जिन भाभियों ने हमेशा नीचे गले से बात की हो, वो आजकल पूरे अधिकार से बात करती थी। आखिर करे भी क्यों ना, क्योंकि अब उनके पतियों के हाथ में इस घर के गृहस्थी की बागडोर थी। पहले खाना बनाने से पहले भाभियां हमेशा माँ से पूछती थी कि आज खाने में क्या बनेगा, लेकिन आजकल खाना तो अपने पत्नियों की मर्जी का बनता है, और वो भी तब जब उनका दिल करता था। पापा के रहते मैंने हमेशा दोनों भाभियों को बहनों की तरह ही देखा था। तब मुझे लगता था कि शायद ये पिछले जन्म की बहनें हैं जो इस जन्म में बिछड़ गई हैं। लेकिन पापा के जाने के बाद
मुझे इनके रिश्ते की असलियत समझ में आई। अब तो दिन भर में एक दो दफा तो किचन के बर्तन इन दोनों की लड़ाइयों की वजह से जरूर बचते थे, और इन लड़ाइयों की वजह थी घर पर किसका अधिक अधिकार है। बड़ी भाभी का मानना था कि उनके पति घर में सबसे बड़े हैं, इसलिए घर पर मेरा हुक्म चलेगा। लेकिन छोटी भाभी का कहना था कि मेरे पति का घर में के खर्च में ज्यादा योगदान है, इसलिए वो बड़ी भाभी के इशारों पर काम नहीं करेंगी। कभी कभी मैं सोचता था कि भाभीियों का बर्ताव जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, जबकि मैं तो घर में बहुत ही कम रहता हूँ, तो माँ और चारू का क्या हाल होता होगा। चलो, चारू तो मुंहफट है और वो किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगी, और उसे लोगों को उन्हीं के भाषा में जवाब देना भी आता है। शायद यही वजह है कि घर में चारू का एक अलग रुतबा है। इन मैडम से कोई नहीं उलझता था। भाभियां तो दूर की बात, भैया भी चारू के सामने कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचते थे। लेकिन मेरी माँ, वो तो बेचारी गाय हैं, वो कैसे भाभियों को झेलती होंगी। चारू भी हर वक्त तो माँ का बचाव नहीं कर सकती थी। इसी वजह से कभी कभार चारू की अनुपस्थिति में माँ को भाभियों का दुर्व्यवहार झेलना पड़ता था। चारू कितनी भी मुंहफट हो, लेकिन आज तक कभी उसने माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं की। और तो और भाभियाँ या भैया भी कभी माँ को कुछ ताने मारने की कोशिश करते तो ये माँ की ढाल बन करके माँ का साथ देती थी। कुछ महीने इसी प्रकार गुजर गए, लेकिन अब घर में एक नया विवाद उत्पन्न होना शुरू हो गया था, और वो था खाना बनाने का। क्योंकि भाभियों को मानना था कि वो सिर्फ खुद के पति का ही खाना बनाएंगी, और वो अब अपना किचन भी अलग करवाना चाहती थी। मैंने दोनों बड़े भाइयों से विनती की कि दोनों भाभियों को समझाएं कि इस घर को बंटवारे की तरफ ना ले जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज किचन अलग करने को कह रही हैं, कल घर अलग करने को कहेंगी। मोहल्ले में लोग हमारे परिवार की एकजुटता की मिसाल देते हैं। प्लीज पापा के दिए हुए संस्कार को कुछ तो मान रखिए। मुझे नहीं पता था कि भैया नहीं कितनी कोशिश की भाभियों को मनाने की, लेकिन दोनों भाभियों ने भाइयों की एक नहीं सुनी, और पहले की ही तरह अपनी अपनी जिद पर अड़ी रही। और अब वे किचन के साथ साथ घर पर भी बंटवारे पर अड़ गई थी। मैं बहुत उदास रहने लगा था। मुझे अपना परिवार टूटता नजर आ रहा था, और मैं सिवाय मूक दर्शक बन करके देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे मनोस्थिति को देख चारू भी दुखी होने लगी थी। एक रविवार दोपहर का समय था और घर में सब सदस्य थे। उसी वक्त चारू के घर के सभी लोगों का हाल में आकर के एक साथ इकट्ठा होने को बुलाया, और सब से ये भी कहा कि हम घर के इस माहौल को ठीक करने के लिए एकजुट होकर के कोई उपाय करना होगा। कुछ लोग मन से तो कुछ बेमन से, लेकिन घर के सब सदस्य हाल में एकत्रित हुए। सबसे पहले बड़ी भाभी बोली, देखो चारू, मैं अब और इस घर में नौकरानी की तरह सबकी सेवा नहीं कर सकती। मैं तो कहती हूँ कि एक दूसरे पर बोझ बनने से अच्छा है कि हम सब अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी अपनी अपनी मर्जी से जीते हैं। तभी छोटी भाभी बोली, बड़ी भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, अब हमें घर का बंटवारा कर ही देना चाहिए और सबको अपना हिस्सा लेकर के अलग हो जाना चाहिए। मैंने दोनों भाइयों की तरफ देखा तो वो किसी जुए में हारे खिलाड़ी की तरह सर झुकाए बैठे हुए थे और बिना कुछ कहे भी अपनी बीवियों के इस फैसले को सहमति दे रहे थे। और माँ किसके पास रहेंगी, चारू ने पूछा। मैंने देखा कि इस सवाल पर दोनों भाभियां एक दूसरे से इशारों में कुछ संकेत दे रही थी, और उसके बाद बड़ी भाभी बनावटी हंसी हंसते हुए बोली, चारू, ये तो सबको पता है कि तुम माँ जी की पसंदीदा बहू हो, तो माँ को तो तुम अपने पास ही रख लेना, और देवर जी भी नहीं चाहेंगे कि हम उनकी माँ को अलग रखें। तभी चारू ने कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो बोली, हम ही क्यों रखें माँ को? जब घर और संपत्ति बांट रहे हैं तो माँ की सेवा के लिए भी वक्त का बंटवारा कीजिए। मैं गुस्से में चारू को बोला, मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। जिस माँ के प्यार के लिए तुम जीवन भर तड़पी थी, आज उसी माँ का बंटवारा करने को कह रही हो। तभी चारू ने मुझे सबसे नजर छुपा के एक आंख मारी और फिर बोली, आप समझिए जो मैं कहना चाह रही हूँ। आप अकेले कैसे माँ के खर्चे को उठा पाएंगे? मैं अब समझ चुका था कि जरूर इसने कुछ प्लान सोच रखा है।
इसलिए मैं भी उसके प्लान का हिस्सा बनते हुए एक्टिंग करने लगता हूँ और भाभियों को कहता हूँ चारू का कहना भी सही है, मैं अपनी इस छोटी सी नौकरी में माँ की देखभाल अकेले नहीं कर पाऊंगा। भैया और दोनों भाभियां मेरी बात सुन करके नाखुश दिख रहे थे, लेकिन मेरी माँ तो जैसे टूट ही गई थी। वो मेरी तरफ कातर आंखों से देख रही थी, मानो उनकी आंखें कह रही हों कि बेटा बस तुझ पर ही विश्वास था और तूने भी औरों की तरह मुझे धोखा दे दिया। लेकिन मुझे चारू पर विश्वास था, इसलिए मैं मन को कठोर करते हुए माँ से अपनी नजरें फेर ली। उसके बाद चारू ने अपना तुरूप का इक्का फेंका और बोली, हम तीनों लोग ही माँ को 1 साल में 4-4 महीने अपने अपने पास रखेंगे और उनकी सेवा करेंगे। कहिए आप सबको ये मंजूर है? उस दिन मैं चारू की बात मान लिया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चारू का प्लान क्या है। वैसे तो मुझे चारू की बुद्धि पर कोई शंका नहीं थी, लेकिन जाने अनजाने हमारी वजह से माँ काफ़ी दुखी हो गई थी। मैं दिन भर चारू से उसके प्लान के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन वो तो सुबह हुई बातचीत के बाद से ही गायब थी और देर शाम घर लौटी। अपनी शंका दूर करने के लिए रात को मैंने चारू से उसका प्लान पूछा, लेकिन उसने मुझसे कहा, प्लान बताने से अच्छा है कि तुम कल से खुद ये प्लान अपनी आंखों से देखो। इतना कह करके वो मुस्कुरा करके एक तरफ करवट करके सो गई। मैं उससे कुछ और भी पूछना चाहता था, लेकिन फिर मैंने भी सब भगवान और चारू के भरोसे पर छोड़ करके चुपचाप सो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो देखता हूँ कि चारू बिस्तर से गायब थी। वो कभी इतनी जल्दी नहीं उठती थी। मैं उठ करके उसे पूरे घर में ढूंढने लगा, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं मिला। हैरत की बात ये थी कि उसके साथ साथ माँ भी सुबह से दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि दोनों भाभियां किचन में 2 अलग अलग जगह पर चूल्हा जला करके खाना बनाने में व्यस्त थी। मैं बड़ी भाभी से चारू के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, चारू ने कल तुम लोगों के जाने के बाद कहा था कि शुरू के 3 महीने वो माँ को अपने पास रखेगी, उसके बाद मझली और अंत के 3 महीने मैं रखूंगी। तभी छोटी भाभी बोली, मैंने देखा कि आज सुबह सुबह वो माँ को लेकर के कहीं जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चारू करना क्या चाहती है। इधर मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया था, इसलिए मैं भी ज़्यादा दिमाग ना लगा करके ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया, क्योंकि मुझे इस बात का संतोष था कि चारू और माँ दोनों साथ हैं। मैं तैयार हो करके जब घर से निकलने को हुआ तो देखा कि दोनों भाभियां दोनों भाइयों को खाना परोस रही थी। मैंने देखा कि छोटी भाभी मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने मुझसे एक बार भी खाने के लिए नहीं पूछा। मैं भी उनके इस बर्ताव को अनदेखा कर घर से निकलकर बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ा। लेकिन सुबह सुबह खाली पेट घर से निकलने की वजह से भूख के मारे हालत पतली हो रही थी। मैंने सोचा कि ऑफिस जाने से पहले किसी दुकान में कुछ खा लेता हूँ। मैंने देखा कि बस स्टॉप के ठीक पास एक नई होटल खुली हुई है और उस होटल में बहुत ही अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी और मैंने देखा कि उस होटल का नाम था अम्मा का ढाबा। मैं जैसे ही होटल में घुसा तो मैंने देखा कि एक होटल में काम करने वाली सारी वृद्ध महिलाएं ही थी और तो और होटल में लोगों की भीड़ भी अच्छी खासी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से एक टेबल पर अपनी तशरीफ टिकाई और पास खड़े एक वृद्ध महिला से कहा, अम्मा खाने में क्या है? मैंने देखा कि वो बहुत ही धीमे धीमे बोल रही थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि बोलने से अच्छा है कि आपके होटल को जो सबसे बेस्ट डिश हो वो ले आइए। वो बोली, बेटा यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, मैं सिर्फ आपका ऑर्डर ले लूँगी, लेकिन खाना आपको वहाँ काउंटर से लेना होगा। एक पल को मुझे खुद पर थोड़ा गुस्सा आ गया कि मैं एक वृद्ध महिला को खुद के लिए खाना लाने को बोल रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, ठीक है माँ। मैंने काउंटर से पैसे दिए और खाना लेकर अपने टेबल पर बैठ गए और जैसे ही मैंने अपना पहला निवाला खाया मुझे लगा कि ये तो मेरी माँ के हाथ के बने राजमा चावल की तरह लग रहा था। मुझे कुछ शंका हुई लेकिन मैंने पहले तो राजमा चावल खत्म किए। उसके बाद मैंने काउंटर पर बैठी एक वृद्ध महिला से कहा, ये राजमा चावल किसने बनाए हैं?
क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो बोली, देखिए, हमारे होटल में खाना बनाने वाली औरतों की जो हेड शेफ हैं, उनका सख्त आदेश है कि खाना बनाते वक्त ना तो वो किसी से मिलने जाती हैं और ना ही किसी और को उनसे मिलने दिया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि रसोई एक औरत के लिए मंदिर की तरह होता है और एक औरत की को हमेशा उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। तो ये बता दीजिए कि इस होटल का मालिक कौन है, और कल तक तो ये होटल यहाँ नहीं था, अचानक ये होटल कैसे बन गया? मेरी शंकाएं पल दर पल बढ़ती जा रही थी। वो बोली, अभी जिस शेफ की बात मैं कर रही थी वही इस होटल की मालकिन है, और तो और उन्होंने आज ही इस होटल को खोला है। बड़ी ही नेक महिला है। उन्होंने हम वृद्धाश्रम में रह रही महिलाओं को जीने का एक नया तरीका सिखाया है। हमें ये एहसास दिलाया है कि हम जब एक परिवार को सीमित संसाधनों में समृद्ध बना सकते हैं तो फिर एक व्यापार को तो हम कम संसाधनों में समृद्ध बना ही सकते हैं। मेरी बेताबी बढ़ रही थी उस महिला से मिलने के लिए, लेकिन तभी मेरी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे ऑफिस का समय हो चुका था। मैंने उनसे बात अधूरी छोड़ करके ही अपने ऑफिस के लिए भाग खड़ा हुआ। मुझे ऑफिस पहुंचने में देर हो गई थी। ऑफिस में भी मुझे बार बार इस होटल का ख्याल आ रहा था। शाम के वक्त जब ऑफिस से लौट रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर उस होटल में चला जाए। जब मैं होटल पहुंचा तो देखा कि होटल बस बंद ही होने वाला था। मैं होटल की तरफ बढ़ ही रहा था कि देखता हूं कि होटल से चारू बाहर निकल रही है और उसके पीछे मेरी माँ भी निकल रही थी। माँ के हाथ में एक चाबी थी और वो दुकान के दरवाजे के सामने खड़ी होकर दुकान को प्रणाम करती हैं और फिर ओ और चारू शटर को गिराकर दुकान बंद कर देती हैं। माँ अपने हाथ से रखे उस चाबी से दुकान को ताला लगा करके घर की तरफ मुड़ती हैं। चारू भी उन्हीं के साथ पीछे पीछे चल रही थी। मैं उन्हें आते देख एक तरफ छिप गया और उन्हें इस तरह से देख करके काफी गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया था। मेरी नज़र एक बार फिर से दुकान के बोर्ड की तरफ जाती है जिस पर लिखा था अम्मा का ढाबा। घर पहुंचकर मैं माँ और चारू के सामने अनजान बना रहा। मुझे उनके सारे खेल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैंने देखा कि चारू और माँ भी मेरे सामने ऐसे बर्ताव कर रही थी कि मानो कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन भाभी और भैया अभी भी इन सब बातों से अनजान थे। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और 2.5 महीने बीत गए। ना तो चारू ने मुझसे कुछ कहा और ना ही मैंने चारू को इस बात का पता लगने दिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ। उधर दोनों भैया और भाभी इस सोच में मरे जा रहे कि मैं और चारू इतने कम कमाई में माँ का खर्च कैसे उठा पा रहा हूँ, क्योंकि एक सुबह मैं जब ऑफिस से निकलने वाला था तो बड़े भैया ने मुझसे टोंकते हुए पूछा, संदीप, माँ का ख्याल रखने के लिए पैसे वैसे की ज़रूरत तो नहीं है ना तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी पगार वैसे भी कम है और तुम्हारी MBA की पढ़ाई के लिए भी तो पैसे लगते होंगे। मुझे उनकी बातों में मेरे लिए फिक्र कम और टोंट ज्यादा लग रहा था। मैं भी उनकी इस टंट का जवाब देने ही जा रहा था कि एक छोटी और टंट बड़ी भाभी की तरफ से आ गई। वो बोली, अरे भाई, देवर जी को पैसे की क्या जरूरत है, उनके पास तो एक चलता फिरता ATM है। इतना कहकर वो हंसने लगी और साथ ही साथ दोनों भैया और छोटी भाभी भी उनके साथ हंसने लगे। मैं भी अब रहने वालों में से नहीं था। मैंने भी उनके टोंट का जवाब टोंट में ही दिया। उनसे कहा, हाँ भाभी, वही ATM जिससे मुझसे पहले दोनों भैया इस्तेमाल कर चुके हैं। पिताजी के क्रियाकर्म और 13वीं के समय शायद आप भूल गई, इसलिए सोचा याद दिला दूं। इतना सुनकर के दोनों भैया भाभी का मुंह भी उतर गया और हंसी काफुर हो गई। मैं भी अपना बैग लेकर के निकल गया और सीधे माँ के ढाबे पर पहुंच गया, क्योंकि इन दिनों मैं यहीं पर खाना खाया करता था और यहाँ खाना खाने के बाद ही ऑफिस जाता था। एक रविवार घर में सुबह सुबह ही कुछ ज्यादा ही चहल पहल और शोर शराबा हो रहा था। भाभियां और भैया भी अपने कमरे से निकल करके बाहर देखने आ गए थे कि आखिर माजरा क्या है। हमने देखा कि कुछ राजमिस्त्री घर में आए हुए हैं और हाल का नाप ले रहे हैं। इस जगह पर बड़े भैया ने हुड़क कर एक मिस्त्री से पूछा, हे,
ये क्या कर रहे हो और किसने तुमको यहाँ बुलाया है? वो मिस्त्री कुछ बोलता उससे पहले ही माँ आ गई और बोली, यहाँ पर मैं अपने लिए एक कमरा बनवा रही हूँ। हाल में सोने से मुझे बहुत दिक्कत होती है। लेकिन माँ, कमरा बनवाने में तो काफी पैसे लग जाएंगे। हम तीनों भाई कहाँ से लगाएंगे इतने पैसे? बड़े भैया मुंह बनाते हुए बोले। माँ बोली, मुझे तुम लोगों की पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कमरा अपने पैसे से बनवा रही हूँ। थोड़ी देर लगेगी लेकिन मैं सब संभाल लूंगी। और एक बात, तुम लोगों को अब और मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद से ही अब समर्थ हूँ अपनी देखभाल के लिए। माँ जब ये बोल रही थी तो मैंने उनके चेहरे पर एक गर्व भरा आत्मसंतोष देखा था। लेकिन दोनों भाइयों और भाभियों के चेहरे पर हैरानी के भाव साफ झलक रहे थे। तभी छोटी भाभी छोटे भैया से बोली, माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तभी कमरे में चारू और चारू के पापा का प्रवेश होता है और चारू के पापा कहते हैं, तुम्हारी माँ अब सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं बल्कि एक फेमस होटल चेन की मालकिन बन चुकी हैं, जिस होटल चेन का नाम है अम्मा का ढाबा। तभी चारू बोलती है, और तो और उनके होटल की बढ़ती डिमांड को देखकर इंडिया की एक फेमस रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी ने उनके इस होटल बिजनेस को 1 करोड़ का प्रपोजल दिया है। 1 करोड़ का नाम सुनते ही तो जैसे दोनों भाभियों की आंखें ही चमक उठी। उधर भाइयों का भी मुंह खुला का खुला रह गया। चारू माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, माँ अब आपको इस हाल में कमरे में बनवाने की जरूरत नहीं है। अब तो आप खुद का एक घर खरीद सकती हैं। मुझे उस समय माँ के आंखों में चारू और चारू के पापा के प्रति कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। वो बोली, चारू तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हें मेरी बहू बना के मुझे एक ऐसा सपोर्ट दिया है जिसके लिए मैं सदा उनकी ऋणी रहूंगी। तभी बड़ी भाभी कहती हैं, माँ आपने हमें नहीं बताया कि आप एक होटल चला रही हैं, वरना हम भी आपके बिजनेस आपका हाथ बटाते। इतना सुनना था कि दोनों भाइयों का भी सुर बदलने लगा था। शायद उस 1 करोड़ का जादू मेरे दोनों भाइयों और भाभियों पर चल चुका था। बड़े भैया बोले, माँ अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तीनों भाई आपका बिजनेस बहुत ही अच्छे से संभाल लेंगे और आपका हाथ भी बटाएंगे। लेकिन तभी चारू बोली, पर आप तो बोल रहे थे कि माँ को आप अकेले संभाल नहीं पाएंगे, तो इतने बड़े होटल को कैसे संभाल पाएंगे? माँ बोली, बेटा चारू सही कह रही है, तुम लोग अपना खर्च और अपने परिवार का ध्यान रखो, मैं अपना और अपना बिजनेस संभाल लूंगी। बड़े भैया का मुंह उतर गया था, वो चुप हो गए। उसके बाद मेरी दोनों भाभियां और दोनों भाई वहां से चलते बन गए। लेकिन मैं उन सब की आंखों में कुछ खोने की छटपटाहट साफ देख पा रहा था। लोग अक्सर घर के बूढ़े बुजुर्ग को अपने से दूर रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक दिन वो भी बुजुर्ग होंगे और उनके साथ भी वही होगा जो उन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ किया है। लेकिन गनीमत ये थी कि मेरी माँ की किस्मत उन बुजुर्गों के जैसे नहीं थी, जो अपनी बाकी की जिंदगी अपने बच्चों के रहमो करम पर गुजारती। उन्हें चारू के रूप में एक ऐसा मौका मिला जिससे वो अपनी बाकी बची जिंदगी को भी उसी इज्जत से गुजार सकती थी जैसे उन्होंने अब तक गुजारी थी। मुझे उस दिन चारू पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। उसने जिस तरह से माँ का आत्मसम्मान लौटाया था वो काबिले तारीफ था। माँ अब हमारे साथ नहीं रहती थी। चारू ने उनके लिए उनके होटल के पास ही एक बहुत ही अच्छा घर खरीद दिया था और उनकी देखभाल के लिए एक नौकर भी रखवा दिया था। लेकिन चारू ने मेरी माँ का तो उद्धार कर ही दिया था, लेकिन अभी भी मेरे भाइयों और भाभियों का दिमाग ठिकाने पर नहीं ला पाई थी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। मैं इन सब मामलों में चारू से जब भी कुछ पूछता तो हर बार मेरी बातों को टाल देती थी, लेकिन मुझे पता था कि हो ना हो इसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। उसके अगले ही दिन वो अपने पापा के पास गई और मुझसे कहा कि वो 1 महीने यहीं रुकेगी। वैसे भी आजकल मेरा खाना वाना तो माँ ही देखती थी और दूसरा उसकी बात सुनने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उसके जाने के बाद 1 हफ्ते बाद ही पता चला कि छोटे भैया को उनके कंपनी वालों ने काम से निकाल दिया है।
और दूसरे हफ्ते में बड़े भैया को भी नौकरी चली गई है। कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि ये कारनामे चारू के हैं। दोनों भैया घर में बैठ चुके थे और हर दिन किसी न किसी कंपनी में नौकरी की अर्जी के लिए घर से निकलते थे, लेकिन शाम को लटका हुआ मुंह लेकर के वापस आ जाते थे। दोनों भाइयों को घर बैठे 1 महीना होने को आया था। घर बैठ करके किसी तरह से अपने सेविंग किए हुए पैसों से काम चला रहे थे। भाभीियों की भी अकड़ खत्म होते दिखाई दे रही थी। अब तो वो मुझे भी खाने के वक्त पूछने आ जाती थी कि मेरे लिए भी कुछ बना दें, लेकिन मैं उन्हें मना कर देता था क्योंकि उनकी हालत वैसे ही खराब है और मैं उन पर बोझ नहीं डालना चाहता था। फिर एक रोज चारू घर वापस लौट आई, लेकिन तब तक दोनों भाइयों और भाभीियों की अकड़ धूल में मिल चुकी थी, क्योंकि अब उनके पास अगले महीने के राशन के भी पैसे नहीं बचे थे। बड़े भैया ने जब चारू को देखा तो उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने उससे कहा, चारू प्लीज अपने पापा को बोलकर हमें कहीं काम दिलवा दो। हम पिछले 1 महीने से घर पर बैठे हैं, हमारी सेविंग भी खत्म होने वाली है। अगर हमें नौकरी नहीं मिली तो अगले महीने से हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। चारू ने 2 टूक जवाब दिया उन्हें, भैया अब ये एटीएम बंद हो चुकी है, आप लोगों के लिए आप किसी और एटीएम को ढूंढ ली। भाइयों को चारू का ये टोंट समझ में आ चुका था और उन्हें समझ में आ गया था कि अब चारू और मेरे सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलने वाला था। अब उनकी एकमात्र उम्मीद थी हमारी माँ, जो कि आज एक बहुत बड़े होटल की मालकिन बन चुकी थी। वही माँ जिसे कुछ महीनों पहले उन्होंने संभालने से मना कर दिया था और उन्हें किसी सामान की तरह बांटना चाहा था, लेकिन माँ ने भी उनकी मदद करने से मना कर दिया। अब दोनों भैया भाभी खुद को बिल्कुल ही असहाय महसूस करने लगे थे। दिन बीते लेकिन उनके हालात नहीं बदले। भाभीियों ने अपने जेवर बेच दिए, भाइयों ने अपनी बाइक, अब बस उनके हिस्से का घर बचा था। उधर बड़ी भाभी भी प्रेग्नेंट थी, उनका 4था महीना चल रहा था। बड़े भैया को चिंता थी कि घर को बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ। उधर भाभी को भी डॉक्टर्स को दिखाने में अलग खर्च लग जाता था। फिर एक दिन भैया ने एक अनर्थकारी फैसला लिया। उन्होंने भाभी का बच्चा गिराने को कहा। बड़ी भाभी ने बहुत मिन्नतें की भैया से, लेकिन भैया ने कहा, मैं भी मजबूर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हारी डिलीवरी के लिए, और अगर बच्चा हो गया तो हम उसकी परवरिश कैसे कर पाएंगे, तुम ही सोचो। चारू भी वही थी और उसने भैया भाभी की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो भी किसी निर्दयी की तरह सब कुछ सुन करके भी कुछ ना बोली। लेकिन तब तक मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मैंने भैया को डांटते हुए बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी मैं जिंदा हूं और मेरे होते हुए मैं आपको अपने भतीजे को मारते हुए नहीं देख सकता। तभी कमरे में माँ का प्रवेश होता है और उनके ठीक पीछे चारू खड़ी होती है। माँ को देखते ही दोनों भैया भाभी किसी छोटे बच्चे की तरह रोते बिलखते माँ के पैरों में गिर जाते हैं और अपने किए दुष्कर्मों की माफी मांगने लगते हैं। माँ उन्हें इस तरह से रोते देख भावुक हो जाती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी आंखों में आंसुओं की बूंद होने के बावजूद उनके गले से एक शब्द भी नहीं निकला। उनकी चुप्पी देख करके छोटे भैया बोले, बड़े भैया शायद माँ हमें माफ नहीं कर पाएंगी। मैं तो कहता हूँ कि हमें इस घर को छोड़ करके चले जाना चाहिए और दूर किसी शहर में मजदूरी वगैरह करके अपना बाकी की जिंदगी इसी पश्चाताप में काटनी चाहिए। तभी चारू कहती है, जो कि काफी देर से चुप थी, आप लोगों में से किसी को ये घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा इरादा आप लोगों को सिर्फ उस दर्द का एहसास करवाना था जो आप लोगों ने पिता के मरने के बाद माँ को दिया था। आप लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है, लेकिन उसे उस वक्त अपनों का साथ छोड़कर भागने के बजाय उनकी हिम्मत बन करके उनके साथ खड़ा होना चाहिए। पापा। इतना कहने पर ही चारू के पापा भी पीछे से कमरे में प्रवेश करते हैं और उनके हाथ में 2 चिट्ठी होती है और वो दोनों चिट्ठी दोनों भाइयों की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, ये लो, तुम दोनों को तुम्हारी कंपनी की ज्वाइनिंग लेटर, कल से तुम लोग वापस काम पर जा सकते हो।
दोनों भैया भाभी मुंह बाए कभी चारू को तो कभी चारू के पापा को देख रहे थे और उन्हें ये समझ आ गया था कि ये सारा खेल चारू का रचा हुआ है। बड़े भैया तो उस चिट्ठी को पकड़ करके ऐसे रो रहे थे कि मानो कोई बच्चा अपनी माँ का पल्लू पकड़ करके रोता है, और रोते रोते वो जमीन पर बैठ गए। उन्हें रोता देख माँ तुरंत भैया के सिरहाने खड़ी हो गई और उनके आंसुओं को अपने पल्लू से पोंछते हुए बोली, चारू अब और मुझसे ये नाटक नहीं हो पाएगा। मैं मेरे बच्चों को ऐसे रोते बिलखते नहीं देख सकती। छोटे भैया और भाभी चौंकते हुए एक साथ बोले, नाटक? हाँ भैया भाभी, ये सब सिर्फ एक नाटक था। आप सब लोगों की आंख में लालच का एक पर्दा हटाने के लिए और आप सभी को रिश्तों की असली महत्व समझाने के लिए, और आज आप लोगों ने वो सबक सीख लिया कि परिवार ना तो पैसे से चलता है और ना ही अच्छे और महंगे सुख सुविधाओं से, बल्कि परिवार चलता है परिवार में रह रहे लोगों के एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास से। और जब तक ये दोनों किसी परिवार में रहते हैं वो परिवार अटूट रहता है, और जिस दिन इन दोनों में से कोई एक भी चला जाता है उसी वक्त परिवार में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। चारू छोटे भैया के चौंकने पर बोली। तभी चारू के पापा कहते हैं, ये एक गलत धारणा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि परिवार अगर बड़ा हो तो घर में आने वाली खुशियां भी बड़ी ही जाती हैं, और घर में आने वाले दुख परिवार के लोगों में बंट कर के आधे हो जाते हैं। चारू के पापा की बात सुन करके हम सब एक मत हो करके उनकी ओर देखते हैं, और सबके चेहरे पर एक संतोषप्रद मुस्कान होती है, क्योंकि आज सबने परिवार की अखंडता का एक मूल रहस्य जान लिया था। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।